साथियों, ऐसे कितने लोग हैं जो हम शुरुआत में जो गाना चलाते हैं अपने सेशन चालू होने से पहले, कितने लोग को वो गाना अच्छा लगता है? हाथ ऊपर करके चैट लिख के बताएंगे। और मुझे उम्मीद है आज के गाना आपको काफी पसंद आया होगा। लगभग 5 गाने मैंने चलाए और आप लोग को पता है काफी सारे लोगों ने रिप्लाई कर रहे हैं कि सर हमें अच्छा लगा। आपको पता है ये सारे गाने सुनने के लिए एक समय हम बहुत सारे विज्ञापनें देखते थे, हम बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट को दिखा करते थे। चित्रहार, रंगोली, आप लोग को याद है कि नहीं? कई लोग लिख रहे हैं कि मेरा फेवरेट सॉन्ग है सर जो आपने चलाया करके। विजय जी, सूर्यकांति जी, दीपक जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं थैंक यू, ये गाने आपको पसंद है। हमारे जो भाई लोग फेसबुक में हैं उसे हम बाद में ऐड करते हैं, आप नहीं हुआ होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत सारे लोग को, आपको पता है ऐसे गाने आज हमारे आसपास नहीं चल पाते और ये गाने सुनने पे हमें हमें बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। हम अपने अंदर बहुत ज्यादा बदलाव का तक अनुभव करते हैं। तो साथियों, ये गाने आप लोग के साथ शेयर करते रहूंगा। साथियों, आज का सेशन बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैं चाहूंगा जितने लोग अपने परिवार के साथ आना चाहें वो आ सकते हैं, क्योंकि परिवार इस सेशन को लेगा तो और ज्यादा अच्छा उनको एक सीख मिलेगा। तो क्या आप तैयार हैं? पेन डायरी रख लीजिए। जो सवाल जवाब पूछा जाए बढ़िया चेटिंग करिए, वीडियो ऑन रखिए। मेरा ऐसा मानना है जो वीडियो ऑन रखता है वही सिंसियर है और वही बैकग्राउंड अच्छा रखा है, ड्रेस अच्छा रखा और खाली इस सेशन को लेने के लिए तन्मयता से बैठा है। तो मेरे इन बातों को ख्याल रखिए। और मुझे वो ऑडियंस सबसे अच्छा लगते हैं जो ये तीनों काम करते हैं, वीडियो ऑन करते हैं, पेन और डायरी लेके बैठे रहते हैं और चैट में जो जवाब देते हैं। साथियों, जिंदगी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदगी हमारा आज मिला है और कब हम मनुष्य के रूप में आ पाएंगे कोई कहा नहीं जा सकता। साथियों, कोई कहा नहीं जा सकता कि हम किस परिवार में आएंगे, किस देश में आएंगे, किस जगह आएंगे, कौन हमारे रिश्ते बनेंगे। और जो आज हमारे रिश्ते बन चुके हैं, जिनसे हम अपना एक पहचान बना चुके हैं, अब उन्हें हमें बेहतर तरीके से निभाना है। एक बात ध्यान दिया आप लोगों ने, करोड़ों लोग हैं पूरी दुनिया में, 8 अरब लोग हैं, लेकिन कुछ हजार, कुछ लाख लोग से ही आपकी मुलाकात क्यों हुई? आपकी जिंदगी पता है, आपकी और हमारी जिंदगी कुछ हजार, कुछ लाख लोगों से पूरा चल जाएगा। और ये जो कुछ 100 लोग, कुछ हजार लोग मिले हैं, इनसे हमें अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, खुश होके जीने के लिए बेहतर तरीके से लोक व्यवहार या लोक व्यवहार की कला को सीखना जरूरी है। एक छोटी सी कविता है जो मुझे काफी अच्छा लगता है। ये कविता आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में ना अगर सुकून पाना है तो जो कविताएं हैं, जो गाने हैं, वो हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा अर्थपूर्ण बनाती है। तो ये कविता आप लोग के लिए समर्पित है। मैं नीचे लाइन से पढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे स्क्रीन में थोड़ा सा दब जाता है। रोटी में बसता है माँ का प्यार, भाती है नोक झोंक बहन की, कोलाहल करते जब लड़ते हैं। रौनक बढ़ जाती है आंगन की, पिता की डांट दिशा दिखाती है जो प्रेरित करती है आठों याम। जब पिता डांटता है ना, हमें बुरा लगता है, लेकिन वही एक आपको दिशा दिखाता है। परिवार का प्रेम जिसे मिलता है बन जाता है एक दिन कलाम। और जिस व्यक्ति को परिवार का प्रेम और ये डांट मिलता है, वो एक दिन अब्दुल कलाम के जैसे बन जाता है। जैसे चींटियां एकत्रित होके परिवार का, जैसे चींटियां सब इकट्ठा हो जाते हैं ना, वैसे हमें परिवार को इकट्ठा रखना चाहिए। अगर एकता का गुण सीखना है, एक साथ चलने का गुण सीखना है, तो सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं चींटी, एक नन्ही चींटी हमेशा संगठन बना के रहती है। वो अगर बिखर जाती है, वो बिखर जाती है तो इस दुनिया से नहीं रहती है, तो दोबारा अपने ग्रुप में आ जाती है। तो अगर आप रहो तो चींटी के जैसे रहो, एक साथ समस्या को हंस के करती परास्त, नहीं बनती अतीत का हिस्सा। और जो भी चींटियां आप देखे होंगे ना,
वो क्या करती, कोई समस्या आता तो एक साथ मिलकर हल करते। एक बड़ा सा कीड़ा मिल गया, उनका भोजन मिल गया, अब एक साथ इतनी छोटी छोटी चिड़िया उसको अपने बिल में ले जाती है। ये चींटियों से हमें बहुत ज्यादा सीखने की आवश्यकता है। परिवार में शामिल भावनाएं प्रबल शक्ति करती प्रदान, मानव जिसके माध्यम से हरा भरा करता है रेगिस्तान। अगर आपके परिवार के सदस्य एक साथ हो, मिल के रह रहे हो, एकजुट होकर रह रहे हो, तो आप रेगिस्तान को भी सऊदी अरब जैसे सपनों का देश बना सकते हैं। आप सभी को अवगत होगा, सऊदी अरब का पूरी खूबसूरती रेगिस्तान में बसा है। तो एक साथ में इतनी बड़ी ताकत है कि आप एक साथ परिवार के साथ है तो घर को ही आप स्वर्ग बना सकते, इतनी बड़ी ताकत है। जिसके पास नहीं होता खुशियों से भरे परिवार का मेला, और वो रहता है हजारों के भीड़ में रहता है जीवन भर अकेला। याद रखिएगा, जिसके पास परिवार नहीं है वो खुश नहीं है। ऊपर से हो सकता दिखावा कितना भी करे, लेकिन जिसके पास अपने नहीं है वो हमेशा पैसे में भी खुश नहीं है। भयभीत करके शस्त्रों से है, शस्त्रों है मतलब औजार हथियार, भयभीत करके शस्त्रों से भले मानव बन जाए शिकार। सिकंदर देखेंगे आप, महान सिकंदर जो थे ना, शस्त्रों के बल पे पूरी दुनिया को डरा के रखे थे, सेना के दम पे रखे थे। लेकिन जीवन में खुशियों का खजाना रहता है सदा परिवार के अंदर। अगर आपको खजाना पाना है, खुशियां पाना है, वो कहीं और नहीं मिलेगा, परिवार के अंदर ही रहेगा। और हमारा भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां पे संयुक्त परिवार की परंपरा है। हमारे देश के जैसे बाकी के देशों में संयुक्त परिवार की प्रथा नहीं है। तो साथियों, इस प्रथा को हमें जीवित रखना है। जितना ज्यादा हो सके हमारे आसपास संयुक्त परिवार रहे तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा चैट में लिख के बताएंगे मेरा वीडियो दिख रहा है और मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरे वीडियो मेरे में स्टेबल हो गया है, रुक गया है। अंकिता जी नहीं, मेरा वीडियो जी सर करके लिख रहे हैं, मेरा वीडियो मूवमेंट कर रहा है ना। यस सर, चलो थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, परिवार की परंपरा और महिमा बहुत ज्यादा है। जीवन में आपके बच्चे हो रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ, कई लोग रुक गए हैं ऐसा करके लिख रहे हैं, पता नहीं कैसे रुक गए। चलो मैं स्लाइड को एक बार ऑफ करके फिर से ऑन करने की कोशिश करता हूं, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होगा। तो साथियों, जीवन में कभी भी ना परिवार को तोड़ने का काम मत करिएगा, परिवार को हमेशा जोड़ के रखिएगा, परिवार के साथ रहिएगा। बड़ी सी बड़ी समस्या को भी आप और हम एक साथ मिलके हल कर सकते हैं, एक साथ मिलके हम सामना कर सकते हैं। और ये सेशन, ये पूरा लोक व्यवहार आपके परिवार को जोड़ने के लिए है। ये पूरा सेशन आपको आपके परिवार के साथ बांध के रखने का सेशन है। तो साथियों, ऐसे सेशन में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। रुक गया है मेरा वीडियो, रुक गया है, कई लोग लिख रहे हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। कैमरा का लीड को निकाल कर फिर से लगा कर देखिए। चलो, जिसने भी सजेशन दिया भैया आपका आभारी हूँ। आपने काफी अच्छा सजेशन दिया कि सर कैमरा को हटा के फिर से लगा के देखिए, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, हमारे लिए हमारा परिवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आपके साथ आपका परिवार है तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। और आपके बच्चे होंगे, मैं नहीं जानता, आप बड़े हो चुके हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आप परिवार से अलग होते हैं, लेकिन जब आपके बच्चे होंगे, आपके लड़के होंगे, आपकी लड़कियां होगी, लड़के लड़कियों में कोई भेद मत करिएगा। हमेशा अपने बच्चों को सिखाइएगा कि बेटा बेटी एक साथ मिल के रहना। मुझे पता है आपको और हमको संस्कार नहीं मिल पाया, ना ये बातें कोई हमको सिखा पाया,
लेकिन हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को एक संस्कृति, एक कल्चर, एक संस्कार जरूर दे सकते हैं। जो भी है, जैसा भी है, कंप्रोमाइज करना पड़े, कुछ सहना पड़े, कुछ दुख को, कुछ किसी के व्यवहार को, लेकिन साथ रहो। और मैं आप लोग से एक वादा करूंगा, अगर ये जो लोक व्यवहार का सेशन आपके बच्चे अभी से ले लेते हैं, अभी से इसको अगर अपने जीवन में उतार लेते हैं, आप यकीन मानिए आपके बच्चे अपने माँ बाप, अपने भाई बहन से कभी दूर नहीं रहेंगे। वो माँ बाप की सेवा करेंगे, वो आपके साथ रहेंगे और अपने भाई बहनों के साथ रहेंगे। मेरा 100% कमिटमेंट। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? इसलिए ये सेशन में आपके छोटे बच्चे हैं, 1 साल के, कोई दिक्कत नहीं, गोद में लेके बैठिए, वो खेलते रहेगी, आप अटेंड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि वो बचपना में ही ये चीजों को सीख जाएगी। आपको लगता होगा मेरे बच्चे नहीं समझ रहे हैं, गलतफहमी में है। आपको पता है जब बच्चा 1 दिन का होता है ना, तो भी आपको मूवमेंट, आपके बात करने, सब कुछ सीखते रहता अंदर ही अंदर। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लोक व्यवहार को हर व्यक्ति को, जो मेरे सुन रहे हैं, आपके बच्चे खेल रहे हैं, कहीं कुछ और काम कर रहे हैं, उनको ले आइए अपने पास में, सुनाइए उसको। और खुशी एक बात सही बोली, वो बोल रही थी, पापा आपका सेशन इतना अच्छा है, ये खत्म हो जाएगा तो मुझे खुद और अटेंड करने का मन कर रहा है। मैं भली आपकी बच्ची हूं, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में इससे बहुत कामयाबी हासिल करूंगी, बहुत कुछ सीख रही हूं। मैं जितना पुस्तक और वीडियो देख के नहीं सीखती, आपके आर्ट ऑफ बिहेवियर से सीख रही हूँ। बहुत कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड हो रहा है कर। तो साथियों, अपने बच्चों को जरूर लाइए और मैं कोशिश करूंगी खत्म होने के बाद फिर से लाने की। अब वो आगे देखेंगे क्या होता है। एक छोटा सा सवाल, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, हमें हमारे ग्रंथ, हमारे धर्म ग्रंथ क्यों पढ़ने चाहिए? चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो। मैं सिर्फ ये डेमो के लिए रामचरितमानस का फोटो डाला हूं, लेकिन साथियों आप जिस भी धर्म से हैं, हमें हमारे धर्म ग्रंथ क्यों पढ़ने चाहिए? मैं अपने धर्म से जोड़कर एक कहानी बताता हूं। एक बार क्या होता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति रेलवे स्टेशन में बैठे रहता है, ट्रेन का इंतजार करते हुए, लेकिन एक चीज पढ़ते रहता है वो। वहीं पे एक कपल, एक पति पत्नी आते, एक छोटा सा बच्चा रहता है 1 साल का, उसकी मां उसको गोद में रखे रहती है। और जो व्यक्ति रहता है, जो हस्बैंड रहता है, वो काफी ज्यादा कहना चाहिए होशियारी मारने वाला रहता है। होते हैं ना हमारे आसपास कई लोग, उनको सीट नहीं दिखता, तो जो बुजुर्ग बैठा रहता है वहां पे सीट खाली रहती है। आप देखेंगे स्टेशन की सीट थोड़ी लंबी रहती है, 4-5 लोग बैठ जाते हैं। बोले चलो जी वहां बैठते हैं, चलिए ठीक है बैठते हैं। उसकी पत्नी बोलती है, दोनों जाके बैठते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसका पति देखता है, ये क्या पढ़ रहा है। अब उसका दिमाग हमेशा ही करता है, कोई कुछ कर रहा है तो उसको सजेशन दो, होशियारी मार। वहां जाता है, बोले क्या पढ़ रहे हो? अरे आजकल पढ़ाई पुस्तक से क्यों पढ़ रहे हो? बहुत सारे फ्री में एप्स है, बहुत सारे वेबसाइट है, बहुत सारे गूगल वगैरह में सर्च कर सकते हैं, पीडीएफ मिलता है। ये सब पुस्तक लेके, वजन लेके काहे घूम रहे हो? ऐसा करके बहुत सारे बताते हैं, मैं ये पढ़ता हूँ, मैं वो पढ़ता हूँ, मेरा तरीका ऐसा है, मेरे जैसे आप बनो, नवयुवक जैसे। क्या पुराने विचारधारा के लोग हैं, आप लोग की सोच कभी नहीं बदलेगी, ऐसे बहुत सारे तर्क देता है। एक बात हमारे बुजुर्गों से सीखनी पड़ेगी, कुछ हो ना हो, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों के अंदर ना पैसेंस बहुत है, सब्र बहुत है, सहनशीलता बहुत है, इसीलिए उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो उनकी सहनशीलता, उनका सब्र बहुत रहता है, कुछ नहीं बोलता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन आती है, आप सभी जानते हैं ट्रेन आती है, जैसे लोकल ट्रेन कितना जल्दी आती, कितना जल्दी निकलती है। ट्रेन आती है, बुजुर्ग पुस्तक बंद करता है, चढ़ जाता है। वो नवयुवक भी दौड़ते दौड़ते चढ़ जाता है, ट्रेन छूटती, फिर देखता है पत्नी कहाँ है, अब वो कहा जाता है, फिर चैन पुलिंग कर देता है, ट्रेन रुक जाती है। दौड़ते दौड़ते सब लोग देखते हैं क्या हो गया, क्या होगा। दौड़ते दौड़ते जाता है, अपनी पत्नी और बच्चे को लेके आके चढ़ाता है, हाँफ जाता है, हड़बड़ा जा रहता है, घबरा जा रहता है। फिर बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुरा के बोलते हैं, बेटा तुमने जो मेरे को सीख दिया, समझाया, सवाल किया, उसका जवाब अब मैं देना चाहूंगा। दिखा के बोलता है, मैं रामचरितमानस पढ़ रहा था। क्यों पढ़ रहा था और हमारे धर्म ग्रंथ क्यों पढ़ना चाहिए? रामचरितमानस की 2 घटनाएं बताता हूं। सबसे पहले
तब सुमंत्र निप वचन सुनाई, करी विनती रथ राम रामू चढ़ाई। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। बोले जब भगवान राम को वनवास हुआ, उनके साथ लक्ष्मण भाई सीता मैया जा रहे थे, तो सुमंत नाम के व्यक्ति ने राजा को बात बताई कि सबसे पहले राम भगवान ने सीता मैया को चढ़ाया, उसके पश्चात चढ़ी रथ सिए सही दो भाई, फिर दोनों भाई चढ़े, चले हृदय अवधि सिरुनाई। मतलब फिर हृदय में थोड़ा शोक लेके चले गए वो वहां से। ये बताता है कि हमें जब भी कहीं बाहर जाए, अपनी धर्म पत्नी को चढ़ाए कोई वाहन वगैरह। लेकिन तुम रामचरितमानस पढ़े नहीं, कहां से जानोगे? इसीलिए तुम्हारी पत्नी और बच्चे छूट गए। और यही कई चक्करों में, ट्रेन पकड़ने के चक्कर में लाखों लोग हर साल ट्रेन के नीचे आके इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने दूसरी घटना बताई। राम सखा तो नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाए चढ़े रसुराई। लखन बाण धनुष धरे बनाई, आपू चढ़े प्रभु आंसू पाई। राम भगवान ने अपने सखा निषाद केवट को नाव के साथ मंगाया। फिर सबसे पहले प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, अपनी प्रिया मतलब सीता मैया को चढ़ाया पहले नाव पे, उसके पश्चात खुद चढ़े। और लखन भैया धनुष बाण को अच्छे से व्यवस्थित किए, फिर वो बाद में चढ़े। तो ये इसलिए हमें हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, ताकि हमें संस्कार मिले, संस्कृति मिले, परिवार और कैसे हमें जीवन यापन करना है वो सीख मिले। लेकिन तुम तो ये सब जानते ही नहीं। तो आप सभी से निवेदन करूंगा, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है, आपके जिस कौम से है उसको जरूर पढ़े और जीवन में उसे उतारे। ये घटना, ये बातें कितने लोग को अच्छी लगी चैट में लिख के आप बता सकते हैं, चाहे फेसबुक में हो, चाहे आप जूम में हो। कोई भी व्यक्ति आपके साथ 3 वजह से जुड़ता है, आपको वो अच्छा लगता है। रजक पिथौरा जी लिख रहे हैं, शिशुपाल जी, मुकेश साहू जी लिख रहे हैं, थैंक यू। विजय साहू जी, सारे लोग को अच्छा लगा। 3 वजह से लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। सबसे पहला वजह भाव से, आप उनको कितना सम्मान देते हैं, कितना उनके लिए आपके हृदय में भाव है, अपनापन है। तो कोई भी आदमी आपसे आपके भाव के कारण जुड़ेगा। जितने लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, जितने लोग सेल्स की इंडस्ट्री में है, अगर आप सेल के समय अपना भाव प्रदर्शित करते हैं, उनका भला करने आए हैं, उनसे मिलकर आपको अच्छा लगा और आप उनकी मदद करने आए हैं, वो निश्चित तौर पे आप जो बेचना चाहेंगे आपसे वो जरूर खरीदेंगे। एक जानवर भी जब उसके सिर पे हाथ फेरते हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, वो आपको कभी नहीं काटेगा, ना कभी मारेगा। और वहीं पे दूसरा व्यक्ति को भोंकने लगता है, दूसरा व्यक्ति को सिंह दिखाने लगता है। ये भाव से लोग आपके साथ जुड़ते हैं। दूसरा प्रभाव से, आपके पास नॉलेज है, आपके पास शायद पैसा है, गाड़ी है, आपके पास एक अलग अलौकिक आभा है, आपका प्रभाव जबरदस्त है, इस वजह से लोग आपके साथ जुड़ते हैं। और साथ ही साथ अभाव से, किसी के पास कुछ कमी है, उसे कुछ चाहिए करके आपसे ज्यादा जुड़ते हैं, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे अनुभव हो। तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ 3 वजह से जुड़ता है, भाव, प्रभाव, अभाव। लोग आपके साथ क्यों जुड़े हैं, आप अपने लिए एक होमवर्क बना के रखिए। क्यों आपके साथ लोग बात नहीं करते, क्या कमी है, होमवर्क लिखिए। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूंगा, आप लोग मेरे साथ क्यों जुड़े हैं? भाव से, प्रभाव से या अभाव से? चैट में लिख के बताएंगे। और ये समझ गए तो आपकी सफलता जबरदस्त होगी। ये तीनों क्वालिटी अपने अंदर लाइए। लोगों को प्रेम से भी बात करिए, व्यवहार करिए, भाव, प्रभाव आपके अंदर ज्ञान रहे, आपके अंदर झुकने का भाव रहे, ठीक है, और आपके पास ऐसा नॉलेज रहे, ज्ञान रहे, जिससे लोग के पास नहीं है, उनके पास अभाव है, वो आपके पास आ जाए। तीनों गुण आपके अंदर होना चाहिए, वो काम करो। कई लोग प्रभाव प्रभाव लिख रहे हैं, थैंक यू, आप लोग का आभारी हूं जो इतना मानते हो।
लेकिन मैं ये बोलूंगा, तीनों चीज होना चाहिए, भाव, प्रभाव, अभाव। अगर आपके पास है, आप दुनिया के सबसे बड़े धनी इंसानों में से एक है। तो हमें हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमें पढ़ना चाहिए और उसे जिंदगी में उतारे। एक बार क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, अपने पिताजी के साथ पतंग उड़ाते रहता है, जैसा मैंने अपने स्लाइड में रखा है। पतंग उड़ाते रहता है, बच्चा छोटा सा रहता है, 5 साल का, और उसको बहुत मजा आता है। पापा और ढील दो, और ढील दो, और ढील दो, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मुझे भी छूने दो। तो उसका पापा छूने देता है, वो भी ठुनकी मारता है। बचपन में याद होगा, ठीक है। कुछ गिरता है, बोलता है पापा पापा इधर जा रहा है, आप पकड़ो, फिर वो पिता पकड़ता है, उसको बहुत मजा आता है। उसके बच्चे के मन में ख्याल आता है, पतंग दूर में है और दूर में जा सकता है, लेकिन धागा नहीं था चक्री में। अभी भी मैं बता दूं, पम्मी के लिए पतंग लेके आए, उड़ाना है करके ठीक है, वो पतंग मंगाते थे, उड़ाते रहते हैं, ठीक है। तो वो बच्चा बहुत ज्यादा खुश हो जाता, धागा की कमी हो, लेकिन बोलता पापा पतंग और ऊपर जाएगा तो मजा आएगा। हाँ बेटा, बिल्कुल मजा आएगा। तो बोलता है पापा एक काम करो, रस्सी को तोड़ दो, पतंग बिगड़ ऊपर जाएगा। उसका पापा समझाता है, नहीं बेटा, रस्सी को नहीं तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तो पतंग नीचे आ सकता है। बोले पापा कैसे बात करते हो, हम ढील दे रहे हैं, रस्सी जा रहा है ना, पतंग ऊपर जा रहा है, तो तोड़ेंगे तो और ऊपर जाएगा। अब पिता को समझाते नहीं बन रहा था। बोला ये 5 साल का बच्चा है, इसको तो कुछ सीख देना ही पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। धागा को तोड़ देता है, धागा टूटता है, पतंग कुछ ऊंचाइयों की ओर तरफ जाता है, कुछ ऊंचाइयों की तरफ। उसके पश्चात बच्चा क्या देखता है, पतंग फिर नीचे आने लगता है। नीचे आते आते दूर जाके वो गिर जाता है। बोला पापा ये क्या हो गया, मैं तो सोचा था पतंग बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। तो पिता बोलते हैं, बेटा जब तक किसी डोर से बंधे हो, आप ऊंचाइयों को छुओगे। हो सकता है कुछ ऊंचाइयां कम हो, लेकिन इस बात की गारंटी है आप गिरोगे नहीं, और ऐसे अनजान जगह में जाके आपका जीवन खत्म नहीं होगा। वो पतंग का जीवन पता नहीं कहां खत्म हो गया है, लेकिन अगर डोर से बंधा रहता है तो इस बात की गारंटी है कि ऊंचाइयों को छूता। ठीक उसी प्रकार हमारे परिवार के पिता की डांट पतंग की डोर के जैसे होती है, जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। आपकी माँ की फटकार पतंग की डोर होती है, जो आपको गलतियों से बचाती है। आपके भाई बहन का प्यार और उनका फटकार आपको एक सीख दे जाती है। तो जो भी लोग आपके परिवार में आपको कुछ चीज के लिए रोक रहे, टोक रहे, मना कर रहे हैं, यकीन मानिए वो आपको ऊंचाई में ले जाने के लिए। आपकी माँ बोलती है बेटा जल्दी उठ जा, आप मेरे साथ सेशन अटेंड कर। वो बोलना चाहती, बेटा मैं जो सीख रही हूं अपने बुढ़ापा में, अपनी इतना उम्र ढलने के बाद, काश तेरी उम्र 15 साल 16 साल में मुझे शिक्षा मिली होती तो मेरा जीवन बेहतर होता, और तू मेरे साथ पैदा होती, तेरा भी जीवन आज कहीं बेहतर होता। कितने लोग के महसूस होता है कि अगर आर्ट ऑफ बिहेवियर आपको मिल जाए रहता, तो आपका जीवन आज की अपेक्षा और कहीं सुंदर होता। आपकी जिंदगी में बहुत सारे चुनाव हुए जो गलत हुए हैं, वो शायद वो चुनाव आज और अच्छा होता और सही होता। कई सारे लोगों का दिल दुखाए हैं, हो सकता है वो दिल आज आपको आपके सीने में चुभता नहीं। बहुत सारे गीतांजलि लोग लिख रहे हैं, अभिषेक जी लिख रहे हैं, विमला बघेल जी लिख रहे हैं, रितु जी लिख रही हैं, बहुत सारे टेक्चंद जी लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग। कितने ऐसे लोगों को लगता है काश ये पहले मिला होता, हम इतना तकलीफ और इतना संघर्ष नहीं भोगे होते। काश अगर पहले मिला होता, मेरी बच्ची 2 साल की थी तो आज 15-16 साल की है, आज मेरा कहना नहीं मानती, 2 साल से इसको सिखाती तो आज शायद ऐसा मेरे को जवाब नहीं देता। बहुत सारे लोग चैट में अपनी फीलिंग को लिख रहे हैं। तो साथियों, कोई भी आपको डांट रहे ना, आप बहुत किस्मत वाले हो। कोई आपकी गलतियों को रोक रहा है, आप किस्मत वाले। कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है कि पानी का गिलास यहां रख दे, कोई व्यक्ति बोल रहा है बेटा आज मेरे साथ सीख बैठने के लिए, आप बहुत ज्यादा धनी और भाग्यशाली हो। अगर किसी के पति सुन रहे हैं और लोक प्रहार का सेशन आपके घर में हो रहा है, फिर भी आप नहीं सुन रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं,
आपसे बड़ा दुर्भाग्य इस जीवन में कोई नहीं है। आप दुर्भाग्यशाली हो अगर एक परिवार में 6 सदस्य हैं। आप काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन को स्पीकर में डालिए, ब्लूटूथ लीजिए, ये ब्लूटूथ 500 का ब्लूटूथ आता है, इसी में आप गाना सुनते हैं। आप बड़ा स्पीकर लीजिए, पूरे घर में वो चलना चाहिए, मेरी आवाज पड़ोसी तक आना चाहिए, पड़ोसी भी सोचे परिवार क्या क्या बेहतरीन चीजें सीख रहे हैं करके। भले आपका सदस्य काम करे, बड़ा सा स्पीकर ले लो आप। इस मामले में डॉक्टर विनय कौशल की फैमिली पूरी पूरी सुनती है। अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो चैट में लिख के जरूर बता दें। उनके पिताजी सुनते हैं, उनके 5 भाई सुनते हैं, बहु लोग सुनते हैं, माँ जी लोग सुनते हैं। तो उनके परिवार में भाईचारा, एक अपनत्व, एक प्रेम अलग टाइप का, आप जाओगे आनंदित हो जाओगे। आज के दौर में 5 भाई का एक साथ रहना बड़ी किस्मत की बात है और भगवान से प्रार्थना विनती है ये लोग हमेशा इसी साथ में हंसते मुस्कुराते रहे। तो साथियों, आपके सदस्य का हर व्यक्ति सुनना चाहिए। और अगर आपके माँ है, भाई है, पिता है, अगर कोई चीज में आपको रोकते टोकते हैं, उसका विरोध मत करिए, समझने की कोशिश करिए क्यों बोला जा रहा है। पतंग की डोर हमेशा आपको वो ऊंचाइयों को छूने में मदद करेगा। जिंदगी में कोई रोकने टोकने वाला है तो शुक्र मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते ना, वो जल्द उजड़ जाते हैं। आप अक्सर देखना एकल परिवार, जो पति पत्नी लोग अलग हो जाते हैं, आपको पता है बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा विवाद होता है, कोई उन्हें समझाने वाला नहीं होता, बहुत सारे रिश्ते बिखर जाते हैं, डिवोर्स और तलाक हो जाते हैं। जो लोग संयुक्त परिवार के साथ रहते हैं उनका रिश्ता हमेशा बचा होता है, क्योंकि जिंदगी में कोई रोकने टोकने वाला है तो शुक्र मनाइए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो जल्द ही उजड़ जाते हैं। और आप भाग्यशाली हो कि आपके घर में माली है, एक बुजुर्ग। याद रखिएगा, एक बुजुर्ग भले कुछ काम ना करता हो, लेकिन एक आपके घर परिवार में एक बुजुर्ग है ना, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत ताला है। आप ये लाइन लिख लेना, हमारे घर में जितना ताला लगा दो, लेकिन बुजुर्ग से बड़ा कोई मजबूत ताला आज तक नहीं बना है। तो वो माली को, उस बुजुर्ग को बचाए रखो, अपने घर से जाने मत देना, कीमत चाहे जो चुकाना पड़े, एक बुजुर्ग आपके घर में होना चाहिए। और परिवार के पूरे सदस्यों को एक करके रखिए आप। हम पतंग की डोर की तरह डांट सब चीजों से आजाद होना चाहते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं पता है, जैसे बच्चा बोला तोड़ दो, हम चाहते हैं कि सब डांट से आजाद हो जाए, और आजादी चाहते हैं तो हश्र क्या होता आप जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यही डांट हमारी प्रगति की जिम्मेदार होता है। अगर तुम डांट से दूर भागोगे तो पतंग जैसा हाल होगा। इसलिए कभी आपके परिवार में लोग आपको डांटे, बुरा मत मानिए। जितने बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, खासकर वो बच्चे ध्यान रखे, वो डांट ही संस्कार है, वो डांट ही सीख है। मैं बचपन से खेती बाड़ी में रहा, हमारे घर में, हमारे बाड़ी में ना बांस का पेड़ है। तो मेरे बाबूजी क्या करते थे, वो बांस के पेड़ को छांटते थे फसिया से। तो मैं एक दिन बोला, पिताजी इतना अच्छा हरा हरा दिख रहा है, बेचारे लोग को छांट देते हो, छांट के गिर के एकदम मुरझा जाते हैं, क्यों ऐसा करते हो? नहीं करना चाहिए, बढ़ने दो। तो बोले बेटा अगर नहीं छांटूंगे तो टेढ़ा मेढ़ा झुक जाएगा, इसको छांट रहा हूं तो सीधा जाएगा, कुछ बनने के लायक रहेगा, और नहीं छांटूंगा तो झुक जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, ये जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएगा। इसलिए इसको छांटा जा रहा है। तो माँ बाप भी आपकी गलतियों को छांट छांट के बाहर निकालते हैं। तो साथियों, अपने जीवन में बुजुर्गों को हमेशा साथ रखिए। कबीर का एक दोहा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पानी केरा बुदबुदा, पानी केरा बुदबुदा, असमानुस की जात, एक दिना छिप जाएगा, ज्योति तारा प्रभात कबीरा, ज्योति तारा प्रभात। हमारा जीवन क्षण भंगुर है, कब इस दुनिया से हम चले जाए कोई नहीं जानता। जैसे पानी का बुदबुदा होता है, बुलबुला होता है, जैसी ही सूर्य की रोशनी आती है
वो बुझ जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। हमारा जीवन भी वैसे, इसलिए हमें अपने रिश्तों को बचा के रखना है, रिश्तों को हमें जोड़ कर रखना है। साथियों, आज का सेशन की हमारी सीख है लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं, चाहे वो बच्चा हो, पत्नी हो, भाई हो, पिता हो, कोई भी हो। और जब कुछ काम ना आए तो यह करें। क्या वो तरीका है, क्या वो सिद्धांत है? आपने बहुत सारे तरीके का इस्तेमाल देखे, डांट के देख लिए, तारीफ करके देख लिए, प्रोत्साहित करके देख लिए, बहुत सारे काम करके देख लिए। जितना हमने लोक व्यवहार में अभी तक सीखा था, सारे तरीके अपना के हम देख चुके, लेकिन कोई तरीका कारगर नहीं रहा, कोई तरीका काम नहीं आया। तो क्या करें? आज की सीख ये करें, 100% ये काम करता है। ये मैं नहीं कहता, आर्ट ऑफ बिहेवियर एक्सपर्ट लोक व्यवहार के धनी लोग कहते हैं। काम कराने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्रतियोगिता को प्रेरित करना। आपको पता है, जब कंपटीशन होता है, जब चुनौतियां मिलती है, जब प्रतिस्पर्धा होता है, जब प्रतियोगिता होता है, तो हमारे अंदर एक अलग सा ऊर्जा और अलग सा शक्ति का संचार होता है। और आज का सिद्धांत क्या है? चुनौती दीजिए। जब कुछ काम ना आए, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, नहीं सुधर रहे हैं, रोज सुबह उठने के लिए बोल रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है, उसको बोल रहे हैं कि अपना कपड़ा धो, नहीं धो रहा है, उसको बोल रहे हैं अपने कपड़ों को व्यवस्थित करके रखो, नहीं रख रहा है, जूता को अच्छा रखो, अच्छी जगह नहीं रख रहा है। तो कुछ नहीं करना है साथियों, चुनौती दीजिए, प्रतियोगिता को प्रेरित कीजिए। कैसे? अगर आपका बच्चा सुबह नहीं उठ रहा है तो उसको बोलिए कि सुबह उठोगे मेरे से पहले तुम जीत जाओगे और मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। देखते हैं कल कौन सुबह पहले उठता है। चुनौती। हमारे परिवार में 7 सदस्य हैं, खाना खाते बोलिए कि कल एक काम करते हैं, कल एक कंपटीशन रखते हैं, कल हम एक प्रतियोगिता रखते हैं, कल एक चुनौती है सबको। कौन सबसे पहले उठता है उसे एक शानदार गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट रख दीजिए, पैकिंग करा के गिफ्ट है। देखिएगा कई लोग उठते ही रहेंगे रात भर, और शर्त ये रहेगा 4 बजे के बाद का काउंटिंग माना जाएगा। ऐसा कुछ क्राइटेरिया है कि 4 बजे या 5 बजे, जो आपको सुटेबल लगे। जिंदगी में सब कुछ करके हार चुके हो, लेकिन जब कुछ काम ना आए तो यह करे, क्या करिए? चुनौती दीजिए। एक सुंदर सा गिफ्ट लेके, अगर आपकी वाइफ की सब्जी बनाना थोड़ा टेस्ट नहीं आता, सुंदर सा गिफ्ट लेके जाइए, रख दीजिए। अगर ये सब्जी अच्छा लगा, और मैं नहीं बताऊंगा, हम एक काम करेंगे, वो भाभी बगल में रहती इसको देंगे, तारीफ करती कि नहीं, खा के तब आपको एक गिफ्ट मिलेगा। कैसे बनाते हो देखते। ऐसा कुछ न कुछ टास्क जो मैं नहीं जानता क्या हो सकता, आपके परिवार में हो सकता है। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में है, अगर सेल्स के फील्ड में है, अपनी टीम को चुनौती दीजिए। चुनौती दीजिए, कुछ गिफ्ट। पता सबसे अच्छा क्या है? गिफ्ट का डेमो पहले रख दो, फिर उसको चुनौती दो। देखो क्या कमाल करता है। अपने टीम को चुनौती दो कि अगर आज एक डीडी लेके आई, मैं तुम्हारे साथ अंश होटल में डिनर करूंगी, लंच करूंगी। इस हफ्ते में अगर 5 सेल ले आए, मैं तुम्हें शानदार सलवार सूट गिफ्ट करूंगी। चुनौती दो आप, छोटा छोटा चुनौती दीजिए लोगों को। उसके घर में ना काम रहेगा ना, मैं यकीन दिलाता हूं वो महिला बर्तन को छोड़ के भाग के सेल निकाल के लाएगी हर जगह। साथियों, अगर आपके पिताजी से थोड़ी तकरार हो गई, आपको लगता है कुछ जगह मेरे बाबूजी का व्यवहार सही नहीं था, आप उन्हें भी चुनौती दे सकते हैं। क्या? कि देखता हूं बाबूजी अगली बार आप चिड़चिड़ाते हो कि नहीं। अगर आप नहीं चिड़चिड़ाओगे तो मैं आपके लिए कुर्ता पैजामा लाऊंगा। ऐसा कुछ भी चुनौती दीजिए, और चुनौती जीतने वाला दीजिए, चुनौती खुशियों वाला दीजिए। किसी को हराना नहीं है, किसी को डराना नहीं है, बस खुशियों को जगाना है। लाइन लिख लेना, किसी को हराना नहीं है, किसी को डराना नहीं है, बस खुशियों को जगाना है। तो चुनौती कई जगह इतना काम करता है, जो बड़े से बड़े आपका डायलॉग, आपका तर्क काम नहीं करेगा। जब कुछ काम ना आए तो यह करे, अपने आप को चुनौती दो।
मैं रोज अपने आप को चुनौती देता हूं, मैं कल से आज बेहतर रहूंगा। मेरे अंदर जितनी कमी है, कमजोरी है, उसको मैं दूर करूंगा। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कमी नहीं है। अभी हाल ही में हम कान्हा किस्ती गए थे, कई सारी कमजोरी और कमी मुझे समझ में है। मैं अपने आप से वादा किया हूं, जो मैंने गलतियां की, जो मेरे अंदर कमी है, अगली बार कहीं नहीं होगा। तो साथियों, हमेशा अपने कल को आज से बेहतर बनाना। कल है आपका, जो है जैसा है चला गया, लेकिन आज बेहतर होना चाहिए। आपके अंदर जो कमी है उसको लिखो डायरी में। आज आपके लिए एक और होमवर्क है कि अपनी कमजोरियों को लिखना है, क्या क्या कमजोरी और कब तक दूर करोगे। और आपके परिवार में कौन कौन सा प्रतियोगिता रखोगे, आप कौन कौन सा खेल रखोगे और लोगों को इनाम दोगे। हो सकता है 10 रुपए का पेन हो सकता है घड़ी हो सकता है चॉकलेट का शानदार डिब्बा हो, जिसमें आप एक काम करिएगा, 150 या 200 के आसपास का ना डेयरी मिल्क का बड़ा एक आता है। मैं चॉकलेट खाने के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूं, तो उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़े कैंडी में रहता है। उसको लाइए, उसको रखिए, जो जीतेगा उसका है। और यकीन मानिए वो गिफ्ट इतना अच्छा है, जो खोलेगा ना आपको बांट कर खाएगा, मतलब सब जीतोगे। तो साथियों करिएगा। और एक लाइन कही आती है, तुम बस अपने आप से मत हारो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। तो कितने लोग हैं अपने परिवार में ऐसी कुछ अच्छी प्रतियोगिता रखेंगे सुधरने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, अच्छी सीख के लिए? कितने लोग अपने परिवार में चुनौती देने वाले, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, ठीक है, अपने भाई को, अपने बहन को। मैं रखूंगी, अंकिता जी बोल रही, अर्चना जी, डॉक्टर रितु जी, विमला जी, विक्की जी, काफी सारे लोग बोल रहे हैं, बेला जी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। थैंक यू। आप लोग अपने घर में जरूर रखिएगा, बहुत मजा आएगा। और आपके बच्चों के लिए तो ये बहुत जबरदस्त चीज है, हमेशा एक ना एक चुनौती दीजिए। लोगों को ना पता है तुमको ये इनाम मिलेगा, लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अपनी कमी, आपके अंदर जो कमी उसको चुनौती दो, इसको ठीक करना। आपकी बुरी आदत, उसको चुनौती दो, इसको ठीक करना है। अच्छी चीजें सीखना है मुझे, रोज 1 घंटा पुस्तक पढ़ना है, 10 मिनट वीडियो देखना, जो भी है। रिश्तों को, मेरे साथ मेरे भाई का नहीं जम पाता, अब से वादा है उसको मैं अच्छा करूंगी। और जब अच्छा कर लूंगी, मैं अपने आप को गिफ्ट दूंगी, शानदार सैंडल दूंगी। समझ रहे हो आप? अपने आप को गिफ्ट करूंगी, एक शानदार सैंडल लूंगी। आपका पति से नहीं बनता, आप अपने आप को चुनौती दो कि अगर मेरी पत्नी से अच्छा बना और अच्छा व्यवहार रहा, तो मैं उसको शानदार एक साड़ी गिफ्ट करूंगा, बिना उसके डिमांड किए। छोटी 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 चुनौती दीजिए। अपनी सफलता को, अपनी उन्नति, अपनी तरक्की को चुनौती दीजिए कि साल तक अगर मेरे अंदर दम है, ये करके दिखाऊंगा। अपने आप को चुनौती दीजिए। अपनी जितनी बुरी आदतें खत्म करने के लिए अपने आप को चुनौती दीजिए। सबसे अच्छा चुनौती होता है अपने आप को हम जो चुनौती देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, ये जो स्लाइड है, परिवार को एक रखने का सबसे अच्छा तरीका है। कितने लोग अपनी कमी को चुनौती देंगे, मैं दूर करूंगा। कितने लोग अपनी बुरी आदत को चुनौती देंगे कि मैं उसको खत्म करके रहूंगा। क्योंकि आप अपनी कमी को, अपनी बुरी आदत को आप जानते हो, दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता। दुनिया के सामने तो आप एक्टिंग करते हो। दुनिया के सामने आप एक्टिंग करते हो, कभी खुश रहने का, कभी सफलता का। कभी ये खुश करते हो अगर सेलिंग फील्ड में मेरे बहुत चेक बनता है, लेकिन साथियों अपनी कमजोरी को आप जानते हो। अब चुनौती दो, इतने दिन में, इतने महीने में इसको तो दूर करके दिखाऊंगा। सुनील मानिकपुरी जैसे, पिथौरा से रज्जक जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। तो साथियों चुनौती दीजिए। आपके कोई रिश्ते बिगड़े हैं, चुनौती दीजिए, उस रिश्तों को बेहतर करके 1 महीने के अंदर दिखाना। अगर आपको लगता है रमेश पटेल का पढ़ने का आदत अच्छा है, आज जैसे आप देखे हुए 3 बजे में पढ़ रहा था, चुनौती दीजिए, गुड़ मेरे को भी लाना है, लेकिन आप 3 बजे तक मत उठिए, पढ़िए। मेरा तरीका कुछ अलग है, और मैं डायमंड हूं, तो मैं फील्ड नहीं जाता, काम नहीं करता, एकदम घर ही रहता हूं। महीने में 1 बार 2 बार बाहर निकलता हूं मीटिंग्स वगैरह लेने के लिए, या मेरी टीम जब भी बुलाती है मैं निकल जाता हूं। तो मेरा एक स्टाइल कुछ अलग है। लेकिन आप अपने आप को चुनौती दीजिए, जो अच्छा चीज है कोई और कर रहा है, फिर आप क्यों नहीं कर रहे हो? और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति रुकावट है तो आप खुद हो। आपका पेट बढ़िया मटका जैसे हो गया है, अच्छा लगता है देख के, लेकिन साथियों बीमारी है। आपका हेल्थ लगातार बढ़ रहा है, आपका वेट लगातार बढ़ रहा है, चुनौती दो कि मैं अपने हेल्थ को ठीक करूंगा, अपने वजन को ठीक करूंगा, अपनी बीमारी को खत्म करूंगा।
आपको पता है आज की दुनिया क्या हो गई? हम जानते हैं ये इस वजह से मैं फेल हो रहा हूं, हम जानते हैं इस वजह से मैं बीमार हो रहा हूं, हम जानते हैं इस वजह से मैं मोटा हो रहा हूं, हम जानते हैं इस वजह से लोग मेरे से चिढ़ते हैं, मेरे को पसंद नहीं करते हैं, फिर भी जान के भी हम लोग अनजान। हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है, आंखी मत देख के माछी ला नहीं लीला। ठीक है, लेकिन ये लोग आंखी में देख के माछी को ली रहे हैं। माछी मतलब मक्खी ना। तो साथियों, गलती से वो लीला गया अलग बात है ना, लेकिन जानबूझ के कोई थोड़ी मिलेगा। तो ये हो रहा है और यही कारण है कि हम ज्यादा असफल हो रहे हैं। और याद रखिएगा, जो आदमी व्यवसाय में असफल है वो रिश्तों में भी असफल है, या जो रिश्तों में असफल है वो व्यवसाय में भी असफल है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और अपनी कमी को दूर कर लिए, अच्छी चीज को अपना लिए, आपके रिश्ते बेहतर होंगे और आपकी सफलता 100% तय है। हो सकता है कोई 5 लाख महीने कमा रहा है, लेकिन आप 5,000 कमाओगे, लेकिन खुशी खुशी कमाओगे। आपके जीवन में स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। आपको पता है, आर्ट ऑफ बिहेवियर से बहुत बड़ा फायदा यह है कि आप खुश रहना सीख जाओगे, आप टेंशन से बरी हो जाओगे। दुनिया का सबसे बड़ा बीमारी का कारण परिवार है, और परिवार क्यों है? क्योंकि टेंशन है। आदमी टेंशन में ज्यादा बीमार पड़ रहा है। वक्त से पहले बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे में झुर्री आ जाती है, सिलवटें पड़ जाती है। आप आर्ट ऑफ बिहेवियर से सीखते हैं मुस्कुराना कैसे। जैसे ये फोटो इतना अच्छा लग रहा है, अगर गौर से देखेंगे, एक बच्ची है वो भी मुस्कुरा रही है, काले बाल 2 चोटी वाली। इधर देखो ब्राउन कलर की बाल, वो भी। और देखो जितने सदस्य, इतना अच्छा फोटो लगता है, क्या बताऊं। अब मैं तो कहता हूं हर साल ग्रुप फोटो, फैमिली फोटो एक तो जरूर खिंचवाओ। मैं अभी तक ग्रुप फोटो खिंचवाता था, इस बार अपनी पूरी फैमिली के साथ साल में एक बार फोटो जरूर खिंचवाया करूंगा। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, उनके साथ अगर हम लोग सब मिल जाए, 50 लोग होंगे ना 50 लोग इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है, इससे हम लोग नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा हर साल ये 50 लोग का एक साथ फोटो खिंचवाऊंगा, और मैं आपको ट्रेनिंग में जरूर दिखाऊंगा। साथियों, जब कुछ काम ना आए तो चुनौती दीजिए। ये फोटो कितने लोग को अपने बचपन का दिन याद आ गया? जलेबी दौड़ जब आता था, नाम खो खो में कौन रहेगा, कबड्डी में कौन रहेगा। कबड्डी में कम हाथ उठता था, क्यों? लाग वाग दी ठीक है। कुर्सी दौड़ में बहुत लोग का, लेकिन जलेबी दौड़ में पूरा कक्षा के हाथ हाँ हाँ मन की थी। काहे पता है? उनको पता नहीं कि क्या है, लेकिन जलेबी खाने को तो जरूर मिलेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो जलेबी दौड़ में भाग लिए हैं भाई? वो जल्दी चैट में लिखेंगे, मैं कोशिश करूंगा सबका नाम पढ़ने के लिए। जलेबी दौड़ में कितने लोग भाग लिए हैं? ठीक है, श्वेता जी है, दिनवंती जी है, विक्की जी है, अंकिता जी है, अभिषेक जी है, कलावती जी, और फेसबुक वाले फेसबुक में नाम लिखे रामलाल जी, अर्चना जी। अरे बाप रे, सब जलेबी खाओ। डॉक्टर रितु जी है, एम कुमार जी है, वाह कितने लोग। मुकेश जी है, वो भी लिख रहे हैं। सब के सब जलेबी खाए, मैं भी पिकर जलेबी खाया हूँ। भले हारते थे लेकिन मजा आता था। मैं 8 क्लास में खाई हूं, ऐसा करके अंकिता जी जोरदार लिख रही है। चलो थैंक यू। ये क्यों पता है? इसमें एक चुनौती क्या था पता है मन में? अरे कुछ नहीं रे, जलेबी तो मिल ही चेरे इसे की। पुरुषोत्तम जी, नंदराम जी, ऐसे करके परमेश्वर जी, ये सब लिख रहे हैं। वाह कितनी अच्छी बात है, सबने जलेबी खाया। तो एक हमारे मन में इच्छा और उत्सुकता क्या था, चुनौती क्या था पता है? अपने आप से चुनौती कि हमें जलेबी खाने को मिलेगा। और पता है, यही जलेबी मैं चाहता हूं आप अपने जीवन में अपने बच्चों को हमेशा खिलाइए। अच्छा बताओ, स्कूल कॉलेज में जलेबी दौड़ हुआ है, एक आध दिन अपने मोहल्ले में जलेबी दौड़ आप क्यों नहीं रखते? और पता है उस समय क्या मिलता था? इनाम में कटोरी और प्लेट। और बहुत मजा आता था जब 26 जनवरी में स्टेज में बुला के हमको प्लेट या कटोरी देते थे। नान नान कितने लोग पाए? मैं तो पाया हूं, जलेबी दौड़ में भी पाया हूं। ठीक है, तो इतना मजा आता था क्योंकि चुनौतियां था कि जलेबी मिल रहा है, एक प्लेट और कटोरी मिल रहा है करके। सही है सर के श्वेता जी लिख रहे हैं, अंकिता जी ग्लास पाई है, श्वेता जी हाँ कटोरी प्लेट ग्लास ऐसा देते थे। मुकेश जी मैं भी पाए हूँ, आप पिथौरा से रज्जाक जी भी लिख रहे हैं, वाह। नंदराम जी आप, चलो इतने लोग। आप क्या करो, अपने घर परिवार में आपके परिवार के बच्चों को बुला लो, पड़ोस के बच्चे को, मोहल्ले के बच्चे को, गांव के बच्चे को, 8-10 लोग को जलेबी दौड़ रख के देखिए आप।
जैसे संडे आने वाला है ना, संडे को रखिएगा, इनाम में पेन लाइए, पेंसिल लाइए, एक प्लेट, एक कटोरी लाइए, अरे करिए, कितना आनंद आता पता है। आपको ये बता दूं, जलेबी दौड़ में दर्शक सबसे ज्यादा रहते। जब बच्चे ना मुंह लगा के, जैसे फोटो में देख रहे हैं ना, इधर उधर रस्सी हिलते करते हैं ना, उसको देख के इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि आपको ना कपिल शर्मा के ना शो में उतना आनंद नहीं आएगा जितना आनंद आपको बच्चों लोग की वो ठिठोली देखने में मजा आएगा। राजपाल यादव कॉमेडी फीकी है, बहुत ही आनंद आता है। तो कितने लोग अपने घर परिवार, अपने मोहल्ले में जलेबी दौड़ रखने वाले हैं? कितने लोग रखने वाले हैं? आप लोग लिखेंगे। अभिषेक जी तो हंस रहे हैं। अर्चना जी मैं करके, अंकिता जी मैं, विक्की आई है ना, नंदराम जी मैं रखूंगा करके ऐसा लिख रहे हैं। चलो अच्छा है भाई, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। ठीक है, गीता जी लिख रही है, डॉक्टर रितु जी लिख रहे हैं, सुरेंद्र जी लिख रहे हैं। वाह, ये एक हंसी और खुशी और मुस्कुराहट। कोशिश करना है सर, सर कोशिश का है। आनंद विज्ञानंद जी रख दो भाई, 10 रुपए जलेबी लाओ, एक पाव जलेबी लाओ, 20-30 रुपए का आ जाता है, रस्सी बांधो, आप भी दौड़ में शामिल हो जाओ, क्या दिक्कत है। तो साथियों बढ़िया है, इस खेल को आप करिएगा, बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। तो अपने परिवार में, अपने टीम में जलेबी रखिए। जलेबी सामान हो सकता है, मैं जलेबी रखने के लिए नहीं बोल रहा हूं। प्रतिस्पर्धा, चुनौतियां, कंपटीशन से लोगों को अपनी बात मनवाइए। आपकी बच्ची है, वो सुबह नहीं उठती 5 बजे, उसको बोलो बेटा तू रोज एक हफ्ते तक अगर 5 बजे उठ गई, वो डिमांड कर रही है, मानो क्या डिमांड कर रही है, मेरे लिए कपड़े बहुत दिन हो गए नहीं आए, तो बेटा तू एक हफ्ते तक लगातार अगर सुबह 5 बजे उठ गई, तेरे लिए नए कपड़े ले दूंगी। आपके बच्चे डिमांड करते हैं, उस डिमांड को ना चुनौती से जोड़वा। ये लाइन लिखो, जो भी बच्चे आपके डिमांड करते हैं, कुछ चाहते हैं, उसको चुनौती से लिखिए। खुशी ने एक अपने आप को चुनौती दिया था, उसके कई बार डायरी में देखा हो, मुझे साइकिल सीखना है, साइकिल सीखना है। उसकी मम्मी आज ही बताई थी, वो साइकिल अब चला ले रही है। बहुत लोग हंस रहे थे, देखते अरे इतनी बड़ी साइकिल नहीं चला पा रही है। तो उसको चुनौती था अपने आप से कि मुझे साइकिल सीखना है, और उसको एक चुनौती है कि वो साइकिल सीखेगी, नए कपड़े लेंगी। अब मम्मी भी जिद करेगी, बात अलग है, ठीक है। तो जैसी उस मेरे को चला के दिखाएगी, उसके लिए नए कपड़े लूंगा मार्केट से। हालांकि मैं कपड़े तो ले ही सकता हूं, लेकिन एक चुनौती के तहत तो काम हो रहा है, तो काम आसान है। एक और चुनौती दूंगा अपने बच्चों को, मैं चाहता हूं आप लोग ना तैरना जरूर सिखाइए। अगला मेरा टारगेट है, खुशी को स्विमिंग पूल भेजूंगा, संजय तरण पुष्कर जो बिलासपुर में है, और उसको तैरना सीख जाएगी तो उसके लिए शानदार गिफ्ट लूंगा जो वो चाहेगी। अब वो डिसाइड करेगी उसको क्या चाहिए। तो कोई भी डिमांड है बच्चों का या टीम का, जो भी परिवार का ना, चुनौती से जोड़ दीजिए। तो ये चुनौती वाला सीख जब कुछ काम ना आए तो यह करे। कितने लोग को अच्छा लगा? अभी इसका पूरा भी डिटेल बाकी है ना, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है आज का हमारा सेशन। अपने बच्चों को संस्कार दो आप, ये आपकी चुनौती है आपके लिए। हिम्मत दो, ये आपका चुनौती है, और साथ ही साथ जीतने का हौसला दो। अपने बच्चों को अगर कुछ देना है, बहुत सारे लोग, विक्की जी लिख रहे हैं, सुरेंद्र जी लिख रहे हैं, अच्छा लगा। अगर अपने बच्चों को अगर कुछ देना है, आप जमीन जायदाद संपत्ति दो या ना दो, उसको तो दे ही रहे अगर है, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार दो। आप वो संपत्ति है जो जीवन भर साथ रहेगा। हिम्मत दो, बेटा कभी हार नहीं मानना है, बेटी कभी हार नहीं मानना है, जीतने का हौसला दो, जो रहे प्रयास करना, अपने प्रयास से कभी मत करना, और एक दिन ना एक दिन तुम जरूर जीतोगे। 3 चीजें अपने परिवार को, अपने बच्चों को आप विरासत में सौंप के जाइए। मैं अपने पिताजी क्या बोलता हूँ पता है, कि मेरे को आपका जमीन जायदाद नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद बस चाहिए, और वही मिल रहा है। और जब मैं मुसीबतों में आता हूं तो मेरा सहयोग कीजिए, और जब मैं मार्ग भटकता हूं तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं खुले तौर पे बात करता हूं, मुझे आपके जमीन जायदाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मत देना, कोई दिक्कत नहीं। मैं उनका संस्कार मांगता हूं, उनकी शिक्षा मांगता हूं, क्योंकि वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, जो मेरे जीते जी और मेरे मरने के बाद भी मेरे साथ जाएगा। उनका संस्कार, उनका जो हौसला है, इसीलिए मैं ना हारता हूं ना डरता हूं। तो अपने बच्चों को अच्छे से बात करिए, बैठ के बात करिए। आपको पता है आजकल हमारे परिवार में क्या हो गया है, माँ बाप अपने बच्चों से ना सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे।
खुल के बात नहीं कर पाते, एक दूसरे को देख के, एक दूसरे का चेहरा देख के ना बात ही नहीं कर पाते, एक साथ बैठ नहीं पा रहे। इतना ज्यादा खराब हमारा कल्चर हो गया है। एक छोटा सा लाइन, चूहे पिंजरे में क्यों फंसता है, क्यों फंस जाता है? कोई चैट में लिख के जवाब देंगे, चूहा पिंजरा में क्यों फंस जाता है? भाई आप लोग तो फंसाए होंगे ना। क्यों फंसता है? कारण साफ है, लालच। क्या है? लालच। लालच क्या? टमाटर रखा है, समोसा रखा है, कोई फल रखा है, लालच की वजह से। वैसी आजकल हमारे जो बच्चे हैं वो लालच में फंस जा रहे हैं, लोभ में, बाहरी दुनिया के चकाचौंध में विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में बिजी है, लालच अच्छा लग रहा है, गलत संगत में है, अरे उनके साथ अच्छा लगता है, मजा आता है, खाने पीने को मिलता है। तो लालच जहां है वहां पिंजरा है। ये लाइन लिख लेना, लालच जहां है वहां पिंजरा है। देखो आपके बच्चे, आपका परिवार का कोई सदस्य कहीं लालच में थोड़ी है। शुरुआत में वो चूहा नहीं समझ पाता कि वो लालच एक्चुअल में फंदा है। वहां जो पनीर अटका है, जो आलू अटका है, जो वहां पे गोभी अटका है, जो टमाटर है, वो सिर्फ लालच है। और वो समझ नहीं पाता कि फोकट में क्यों दे रहे हैं भाई बिना कुछ किए। तो अगर कोई आपके रिश्ते हैं, कोई आपके परिवार के बच्चे हैं कहीं लालच में हैं, आप सही संस्कार देना चाहते तो उसको खत्म करो, नहीं तो जिंदगी भर वो मुसीबतों में, गलत आदत में फंसा रहेगा। और आज भारत की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हमारे बच्चे हमारे हाथ में नहीं। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं हमको पता नहीं है। हमारे बच्चे मोबाइल में क्या देखते हैं हमको नॉलेज नहीं है। वो तो लॉक पैटर्न, कई ऐसे माँ बाप है जो बच्चे के मोबाइल को छूते नहीं, छूता है तो भड़क जाता है बच्चा। ऐसा कितने लोग के साथ होता है। हाँ, ये हंसने की बात नहीं है। और साथ में लॉक पैटर्न है, कई माँ बाप को अपने बच्चों का लॉक खोलना नहीं आता, क्या है पासवर्ड ही नहीं पता है। ऐसे कितने लोग के परिवार में है। और ये सच्चाई है। किसी बच्चे, लड़के लोग घूम ही रहे दोस्ती यारी में, लड़की है सुबह तैयार होकर घूम ही रही दोस्तों फ्रेंड। और पता है आपको, इसीलिए ना दोस्त लोग की बातें समझ में आती, माँ बाप की बात करते हैं ना तो गुस्सा आ जाते हैं बच्चे लोग। माँ बाप का विरोध एक लाइन में, मैं नहीं करूंगी, आप नहीं जानते, मैं जा रहा हूं। ऐसा होता है कि नहीं? नंद राम जी लिख रहे हैं, सही है करके। तो साथियों, ये चीज अपने परिवार में दिखिए, ऐसा थोड़ी हो रहा है। आप अपने बच्चों को क्या दीजिए? प्रतियोगिता दीजिए, चुनौतियां दीजिए, ये बेटा करेगा ये मिलेगा। एक अच्छा लाइन बोला जाता है, जो इतने बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ों के द्वारा दिए गए उपदेश, ज्ञान की बातें चौराहे की रेड लाइट की तरह है, जो बुरा मानने के लिए नहीं बल्कि एक्सीडेंट रोकने के लिए होते हैं। अगर आपके माता पिता आपको कुछ सुधार की बात बोल रहे हैं, कुछ अच्छी बात बोल रहे, तो उपदेश दे रहे हैं, तो उसकी बात को बुरा मत मानो। क्योंकि रेड लाइट आता है, क्यों रुकते हो? क्योंकि एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटना ना हो, आपके धन जन और शरीर को हानि ना हो करके। तो इसी प्रकार आपके बुजुर्ग, आपके माँ बाप को सिखा रहे हैं ताकि आप गलत रास्ते पे मत जाओ, आपका भी दुर्घटना ना हो। तो उनकी बातों को आप बुरा मत मानिए, दिल से मत लीजिए आप। साथियों, छोटा छोटा सीख है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। प्रेम से बढ़कर त्याग है। अगर जहां आपको प्रेम मिल रहा है, आपको जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो अपने गुस्से अहंकार को त्याग दो। दौलत से बढ़कर मानवता है। अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो करिए, परंतु सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। रिश्ते बेहतर होना चाहिए, अनमोल खजाना है। अली बाबा 40 चोर देखे हो ना? अली बाबा 40 चोरों का खजाना लाता है। तो ये परिवार जो है ना, एक अली बाबा के 40 चोरों का खजाना है। इसको अली बाबा बन के आप अपने घर में ला सकते, अपने परिवार में ला सकते हैं। और ये नीचे का लाइन बहुत अच्छा लगता है, जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें। आप मीठा बोल से भी लोगों का मुंह मीठा कर सकते हैं और लोगों को खुशी दे सकते हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जो मिठाई खिलाकर नहीं, मीठा बोलकर लोगों का मुंह मीठा करेंगे? चैट में लिख के बताएंगे।
कभी भी गुस्सा आता है ना, क्रोध आता है ना, तो आप ये सोचिए कि मैं लोगों को मिठाई कैसे खिला पाऊंगा। मुझे लोगों को मिठाई खिलाना, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पिता को, अपने टीम वाले को आप मिठाई बांटिए, रोज मिठाई बांटिए। वो घर में रह के आपकी मिठाई को खाएगा, वो है आपकी मीठी वाणी। गीतांजलि, सूर्यकांति जी, चुम्बन जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, संजय जी, श्वेता जी, थैंक यू। तो सबसे छोटा छोटा सीख है, लिख लो, आपको रोज अपने परिवार को मिठाई बांटना है, रोज आपको अपनी टीम को मिठाई बांटना है। जब कुछ काम ना आए तो यह करें, क्या करें, चुनौती दे। आप अपने आप को बोलिए, मैं आज का विजेता जरूर बनूंगा। आज का विजेता मतलब हर दिन अपने आप में सुधार करूंगा। याद रखना, चुनौती जो होता है ना, हमेशा लोगों के अंदर उत्साह जगा देता है। चुनौतियां हैं जो लोगों के अंदर एक अलग टाइप का ना जुनून जगा देता है। और जितना काम चुनौती लेकर होता है दुनिया में, उससे अच्छा काम कहीं नहीं होता। एक छोटी सी कहानी भगवान बुद्ध को लेकर। परिवार में विवाद क्यों होता है, समझने का प्रयास करेंगे इसको। एक बार क्या होता है, भगवान बुद्ध को प्यास लगती है। अपने एक शिष्य को बोलता है कि पास में नदी है, वहां से जाके स्वच्छ जल लेके आओ। शिष्य जाता है, वहां पे कुछ लोग नहाते रहते, बच्चे लोग। तो पानी जैसे कमंडल में डूबता है तो पानी गंदा रहता है, क्योंकि जब बच्चे कूद कूद के नहाते रहते हैं तो वहां का गंदगी भी ऊपर आते रहता है, वो वापस आ जाता है। बोलता है, गुरुदेव पानी अस्वच्छ है तो मैं नहीं ला रहा हूं, नहीं लाया हूं, क्योंकि आपकी आज्ञा था जाओ उधर स्वच्छ पानी ही लाना। तो फिर भगवान बुद्ध फिर से बोलते हैं, जाओ और फिर से मेरे स्वच्छ पानी लेके जाओ। फिर वो जाता है, फिर वो जाता है तो देखता है कुछ लोग अपने पशुओं को धोते रहते हैं। तो फिर से पानी वैसे ही गंदा, फिर से वापस आ जाता है। फिर बोलता है, गुरुदेव पानी गंदा था। फिर बोलते, फिर जाओ स्वच्छ पानी लेके आना। फिर जाता है, दोपहर का टाइम हो जा रहता है, महिलाएं नहाते रहती हैं, क्योंकि गांव में ऐसे ही होता है, बच्चे हैं, गाय धुलता है, महिलाएं नहाती है। हमारा भी जीवन अर्पण नदी में नहा के ही बीता है। अभी तो खैर वहां पानी नहाने के लायक नहीं है। तो तीसरी बार जाता है, महिलाएं कपड़ा धोते रहती, नहाते रहती, फिर से पानी गंदा दिखाई देता है। फिर लौट के आता है, गुरुदेव पानी फिर से अस्वच्छ है। फिर बोलता है, फिर जाओ। बोलता है, गुरुदेव बार बार भेज रहे हैं, स्वच्छ पानी है, इस बार आप जाओ, जरूर स्वच्छ पानी लेके आओगे, पानी स्वच्छ मिलेगा। फिर हो जाता है, दोपहर टाइम रहता है, लगभग 1:30-2 बजे, कोई नहीं रहता है और सारी गंदगी नीचे बैठ जा रहता है, स्वच्छ पानी लेके आता है। फिर बहुत गौतम बुद्ध उसको पीते हैं। बोलते हैं, गुरुदेव आपको पता था इस टाइम स्वच्छ पानी मिलेगा? बोला हाँ। बोले कैसे? क्योंकि मुझे पता था इस टाइम वहां पे कोई नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे नहा के जा चुके, पशुओं को किसानों ने धो लिया, महिलाएं अपने काम करके नहा के कपड़े धो के चली गई। तो बोलता है, इसी टाइम मेरे को भेजना था, 3 बार काहे भेजा? बोले इससे भी एक सीख है। हमारे परिवार में विवाद क्यों होता है? जब कोई कलह होता है, कोई लड़ाई होता है ना, या कोई वाद विवाद होता है, हम उसको और टॉर्चर करके और सुनाते हैं। उसको कुछ समय के लिए छोड़ दो, छोड़ दो उसको आप। उसका गुस्सा जैसे मैल बैठा ना नदी का, वो धीरे धीरे उसका क्रोध और गुस्सा भी बैठ जाएगा। जब कोई क्रोध में रहे, जब कोई आवेश में रहे, आप शांत हो जाओ। वो कुछ समय तक चिल्लाएगा, कुछ समय अपना भड़ास निकालेगा, कुछ समय अपना क्रोध निकालेगा, अपना दुख जाहिर करेगा, और आप जब कुछ नहीं बोलोगे वो शांत हो जाएगा। यही जिंदगी का रहस्य है। परिवार को स्वर्ग बनाने का इससे कोई अच्छा तरीका नहीं। तो आपके घर परिवार में कभी कोई नाराज हो, कभी कोई चिल्लाए, कभी कोई दुखी हो, आपको क्या करना है? आपको उसका भड़ास गुस्सा निकाले दो और आप शांत हो जाओ। उसका गुस्सा भी कुछ पल में शांत हो जाएगा। तो कितने लोग इस कहानी को अपने जीवन में उतारेंगे और चैट में लिख के बताएंगे? कितने लोग इस कहानी को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे? अभिषेक जी लिख रहे हैं, ठीक है, काफी सारे लोग लिख रहे हैं, संजय साहू जी लिख रहे हैं,
तो आप लोग का धन्यवाद। इस छोटी छोटी चीजें हैं। हेमलाल साहू जी लिख रहे हैं, शिशुपाल जी लिख रहे हैं, ठीक है, तो थैंक यू। गीता जी लिख रही हैं, डॉक्टर रितु जी लिख रही हैं, नंदराम मरकाम जी लिख रहे हैं। हमारा विश्वास पहाड़ को भी खिसका सकता है, लेकिन हमारा शक पहाड़ खड़ा कर सकता है। अगर आपके परिवार में कोई चीज को लेकर, मेरे क्या बोलते पता है, 2 अगर बच्चे हैं, मेरे बाबूजी मेरे को प्रेम नहीं करते, वो मोहन को ज्यादा पसंद करते। वो बोलती है बच्ची कि मोर बड़ी दीदी ज्यादा वह मानती। अगर कोई भी ऐसा शक है तो वो पहाड़ खड़ा कर देगा। तो शक मत रखो, बैठ के क्लियर करो, बताओ बाबूजी, बताओ माँ, ऐसा है क्या, क्लियर बात करो, बैठ के बात करो, मिल के बात करो, डिस्कशन करो, लेकिन मन में मत रखो। तो कभी भी शक मत रखो अपने दिमाग में, क्योंकि वो पहाड़ खड़ा कर सकता है। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए, बड़ा अचीवमेंट हो जाए, तो छोटों को कभी मत भूलना जो आपका साथ दिए हैं बुरे वक्त में, क्योंकि जहां सुई काम हो वहां तलवार काम नहीं करती है। कई बार देखता हूं कुछ रिश्ते को लोग निभाते हैं, तरक्की करते हैं, कुछ गाड़ी लेते हैं, घर बनाते हैं, तो फिर कई रिश्तों को तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जिंदगी को जियो, समझने की कोशिश ना करो कि जिंदगी क्या है, एंजॉय करो, जियो, चलते वक्त के साथ, वक्त के साथ। वक्त को बदलने की कोशिश मत करो, चलते रहो वक्त के साथ, वक्त को मत बदलो। ना करो, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही, मतलब दिल खोलकर सांस लो, अंदर अंदर घुटो मत आप। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो। कुछ सवाल मन में आता है जिंदगी में, ये मेरे साथ हुआ है, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों होता है, सब सवाल कुछ मत करो, वो सब ईश्वर पे छोड़ दो। और सब कुछ याद रखना, सब कुछ सुलझाने की कोशिश ना करो, कुछ समय पर छोड़ दो। ये नीचे की याद रखना, आपके मन में कुछ शिकायत होगा ईश्वर और भगवान को लेकर, तो आप बार बार मत याद करो, उसको ईश्वर पे छोड़ दो। और हर समस्या का समाधान ही कुछ समय पे छोड़ दो, कोशिश मत करवा। कुछ चीजें ना समय में ही ठीक होगा, आपके और मेरे चाहने से नहीं होगा। ये गौतम बुद्ध की शिक्षा है ना, ये मेरी नहीं, ये गौतम बुद्ध की शिक्षा है जो यहाँ पे लाइन है। इस लाइन को, इस कथन को आप अपने जीवन में जरूर इस्तेमाल करिएगा। प्रतियोगिता को बढ़ावा दो, चुनौतियां दे। जब कुछ काम ना है तो चुनौतियां, कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। चार्ल्स शवाब जो स्टील किंग कहे जाते थे, एक मिल के मैनेजर थे। उसके मजदूर पर्याप्त उत्पादन नहीं दे रहे थे, बहुत काम चोरी कर रहे थे, ठीक है। तो उनके मतलब शिफ्ट होता है, उनके जो मिल में ना 4 शिफ्ट था, ठीक है, 6 चौक 24, 4 शिफ्ट होता है अधिकतर जो मजदूर लोग प्लांट वगैरह में काम करते हैं। तो बहुत उत्पादन घट चुका था। तो उन लोग ना एक बड़ा सा, कहना चाहिए, फैक्ट्री में एक हिट्स मारते थे। हिट्स मतलब पूरा एक ना, मतलब मान लो 200 टन को एक हिट्स बोलते थे, 200 टन लोहा बना दिया, ठीक है। तो जो पहले पारी के पहले शिफ्ट थे, उन्होंने 6 हिट्स मारी, मतलब 6 बार 200 टन का लोहा बना के निकाल दिए। तो ना चार्ल्स शवाब ना प्रतियोगिता को बढ़ावा दिए, उनके जाते साथ बड़ा सा वो ग्राउंड में 6 लिख दी कि अगले लोगों ने 6 हिट्स का काम किया है। फिर अगले सेकंड शिफ्ट वाले बोले अरे 6 शिफ्ट, इनको बताते, हम तो 7 मार के दिखाएंगे, इनसे ज्यादा करके दिखाएंगे। और वो लोग ताबड़तोड़ काम की, उस फैक्ट्री के मजदूर लोग हैं, और लोग जाते जाते क्या लिख दिए, 7 हिट्स, मतलब 200 करके 7 बार उन्होंने लोहा का निर्माण किया, छड़ बनाया जो भी है। और तीसरे शिफ्ट वाले आए, देखे कि 7 शिफ्ट इन लोग मारे, 7 हिट्स मारे हैं, हम इससे ज्यादा मारेंगे। तीसरे शिफ्ट वाले लोग 8 लिख के गए, हमने अब उससे जीत लिया भाई, चीयर्स करते गए, वाह यार उसको हरा दिए, 7 से हमने 8 कर दिया। चौथे शिफ्ट वाले आए, बोले 8 हिट्स मारे इन लोग, अब इनको बताते। इतना ताबड़तोड़ काम किए, और जाते जाते लिख दिए 10 हिट्स। सोचो, प्रतियोगिता में इतनी बड़ी पावर था, इतना समझा चुके थे, बोनस का लालच, नौकरी निकालने का लालच, चिल्लाना सुधारना, ये कुछ काम नहीं आया। लेकिन सबसे ज्यादा काम क्या आया, चुनौती। अपने घर परिवार, अपने परिवार के रिश्ते, अपनी टीम में आप चुनौती दीजिए, चुनौती दीजिए हमेशा। ये सीन, ये वॉलपेपर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मेरे स्लाइड में एक व्यक्ति इतना प्रयास कर रहा है, लकड़ी टूटा है फिर भी छलांग लगा दिया, नीचे पूरी खाई है। और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता, डरते सभी हैं, मुझे भी डर लगता है कई चीजों में, परंतु बहादुर लोग अपने डर को एक तरफ किनारे कर देते हैं
और आगे बढ़ जाते हैं। अपने डर को जीतने के लिए अवसर से बड़ी चुनौती आपके जीवन में कभी कोई अवसर आता है उसको चुनौती के रूप में लो, कुछ हो नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, ये सेशन चालू करने से पहले मैं भी बहुत डरा था। पता नहीं 4 लोग आएंगे कि नहीं, 5 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, और आज देखो इस सेशन में 105 लोग हैं। बहुत डरा था। मैं सोचा था कि मैं अभी तक फ्री में दिया उसको कोई आ पाए, क्योंकि फ्री में के लोग उसको वैल्यू नहीं समझ रहे थे। अब जितने लोग पेमेंट करके आए 500 700 800 900, वो सीरियस है। मैं भी बहुत डरा था क्या होगा कैसे होगा, लेकिन आज मैंने उस डर को चुनौती दिया और आज परिणाम आप लोग के सामने है। तो जब भी कोई अवसर आए कुछ करना रहे, अपने आप को चुनौती दीजिएगा, घबराइएगा मत, डरिएगा मत, भागिएगा मत, पीछे कदम मत उठाइएगा। आत्म अभिव्यक्ति का अवसर, जिसे अपना मूल्य मतलब आत्म अभिव्यक्ति मतलब अपने आप को जब रखने का मौका हो, स्टेज में बात करने का मौका मिला आपको, डरिएगा मत। हो सके डर लग रहा है, साहस करिएगा, अपने आप को प्रस्तुत करिएगा वहां पे। अगर अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने का मौका मिले तो श्रेष्ठ सिद्ध करके दिखाइएगा। और यही कारण है कि आत्म अभिव्यक्ति और श्रेष्ठ सिद्ध करने कारण ही प्रतियोगिता और चुनौतियां इतना महत्वपूर्ण है। हर आदमी चाहता अपने जीवन में श्रेष्ठ रहे और महत्वपूर्ण रहे, और यही आकांक्षा उनको प्रतियोगिता में लाने के लिए प्रेरित करती है। मतलब कैसे पता है, अगर मैं खो खो जीत गया तो मेरा नाम हो जाएगा, मुझे स्टेज में सम्मान मिलेगा। ये क्या है? महत्वपूर्ण होने की आकांक्षा। अगर मैं रोज सुबह 5 बजे उठी, मेरी मम्मी मेरे को एक ड्रेस देगी, ये क्या है? महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा। और पता है ऐसा कुछ होता है, छोटा सा वीडियो बनाइए, अपने परिवार में भेजिए कि हमारी बच्ची ने ये अपना सुधार किया, इसलिए इसको हमने ये गिफ्ट किया, पूरे रिश्तेदारों में भेज दीजिए आप। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत जबरदस्त सुधार होगा। साथियों, ये लाइनें बहुत अच्छा है और ये स्टोरी बहुत बेहतरीन है स्टोरी। ठीक है, एक्चुअल में स्टोरी क्या है? एक पिता रहता है, उसका छोटा सा बच्चा रहता है। उसका छोटा सा बच्चा बोलता है, पिताजी एक होमवर्क करना है, आप मेरी क्या मदद करेंगे? उसका पिताजी चिल्ला देता है, कोई होमवर्क नहीं, मैं बहुत बिजी हूं, तू जा। फिर बोलता है, पिताजी मेरी मदद करेंगे? तो उसको पिताजी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, एक चपाड़ा लगा देता है, जा तू भाग यहां से, चला जाता है। लेकिन जब रात हो जाती है तो देखता अपने मतलब उसका पिताजी कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे देखता, सोया रहता है और उसका होमवर्क कॉपी उसके तकिए के नीचे रहता है। तो जिंदगी की पहले 2 सीख है, फिर पिता और बच्चे में आऊंगा। भूल जाओ उन्हें, सिर्फ भूल जाओ उन्हें जिन्हें माफ नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लाइन है ना, अगर माफ नहीं कर सकते भूल जाओ आप, अगर माफ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। अगर किसी को भूल नहीं पा रहे तो उसको माफ कर दो भाई। फिर से एक बार पढ़ता हूं, भूल जाओ उन्हें जिन्हें माफ नहीं कर सकते। अगर माफ नहीं कर सकते भूलो उसको, जिंदगी मत रख पाओ, टेंशन मत पालो दिमाग में। अगर माफ कर दोगे उसको भूलो मत। ठीक है, भूलने वाली सारी बातें याद है, इससे जिंदगी में विवाद है। जितना भूलना चाहिए नहीं भूल रहे हो करके आपकी जिंदगी में विवाद हो रहा है। खैर ठीक है, तो बच्चे की स्टोरी बताए थे। तो बच्चे का कॉपी को उसका पिता उठाता है और देखता है कि क्या होमवर्क था, देखो तो उसमें एक मैटर था, उसके ऊपर ऐसे लिखना था, निबंध लिखना था। उसका नाम क्या था उस विषय का? वो काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लगते। वो काम जो शुरू में हमें अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं, इस पर बच्चा ने कुछ अपना अनुभव लिखा था। इसी को अपने पिता का सहयोग मांग रहा था कि पिताजी मेरा सहयोग करिए करके। फिर आगे पढ़ता है, उसके बच्चे ने लिखा था, थैंक्स उन लास्ट एग्जाम का जो शुरू में अच्छे नहीं लगते थे लेकिन बाद में अच्छे लगने लगे। उसके बाद गर्मी की छुट्टी आ गई तो आखिरी दिन का एग्जाम और अच्छा लगा। धन्यवाद, उसका बच्चा लिखा, धन्यवाद उन बेस्वाद कड़वी दवाइयों का जो शुरू में अच्छे नहीं लगे लेकिन बाद में उसकी वजह से मेरा तबियत ठीक हो गया। धन्यवाद अलार्म घड़ी का जो शुरू में अच्छे नहीं लगते, किड़किड़ किड़किड़ बज रहा है, लेकिन उसके उठने की वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ अच्छा मिला। धन्यवाद, उस बच्चे लिखा था, धन्यवाद ऊपर वाले का जिसकी वजह से मेरे पापा मेरी जिंदगी में आए।
जो शुरू में मुझे डांटते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाद में मुझे घुमाने ले जाते हैं, खिलौने और चॉकलेट लेते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस छोटी सी कहानी का अर्थ यह है कि जिंदगी में कई रिश्ते, कई लोग की बातें आपको बुरी लगेगी, लेकिन वही आपके जीवन को अर्थपूर्ण देगी, वही आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। वो पिता ये पढ़ता है सारी चीजें, वो रोने लगता है कि मेरा बच्चा आज 6 साल का नहीं, बहुत समझदार हो गया है। तो जिंदगी में आपके जो हो रहा है उसके प्रति ऊपर वाले का, रिश्तों का धन्यवाद दो, कभी उसकी कमी मत गिराओ। कभी ये मत बोलो कि मेरे साथ ये हुआ है वो हुआ है, क्योंकि आपके जीवन में आज जो हो रहा है आपको सीख देके जा रहा है, आपको कुछ न कुछ सिखा रहा है, कुछ न कुछ आपको बेहतर बना रहा है। तो साथियों, आज का सेशन था और मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, पीपल स्किल फॉर लाइफ सेशन हमारा 1 मार्च से चालू होने वाला है। बहुत सारे लोग हमारे इस कोर्स में आ चुके हैं, एक ग्रुप बनाया है, उसमें ऐड है। इसमें आप सीखेंगे हाउ टू स्ट्रॉन्ग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आज खुशी के स्किल्स देखते हैं, वैसा आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगा। बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी का हाव भाव, हाथों का, आंखों का, चेहरे का एक्सप्रेशन कैसे रहे। फियर ऑफ स्टेज, कैसे स्टेज के डर को दूर करना है, पब्लिक के बीच में कैसे बात करना है, आपकी पर्सनालिटी, उठना कैसे, बैठना कैसे, चेहरे में हाथ कब रखना है, कब हाथों का मूवमेंट करना है, सारा चीजें। और उसके साथ साथ आर्ट ऑफ बिहेवियर को भी ऐड करने वाला। तो साथियों, सिर्फ 1 महीने का कोर्स, लगातार 30 दिन, सिर्फ 1000 में। और मैं तो बोलता हूँ अपने बच्चों का, आप स्कूल कॉलेज पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस कोर्स को भी पढ़वाइए जीवन में एक बार। वो कभी इंटरव्यू में फेल नहीं होगा, कभी सेलिंग के फील्ड में लोगों को समझाने से नहीं डरेगा। और जितने लोग सेलिंग के फील्ड में है, डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में है, सेल्स पर्सन है, वो लोग इस कोर्स को जरूर अटेंड करें। तो साथियों, इस कोर्स को अटेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा अकाउंट नंबर है एक्सिस में, SBI में, इसमें आपको 1000 ट्रांसफर करना है। आपके पास ऐप है, भीम है, पे है, गूगल है, तो उसमें मेरा नंबर चलता है, एक नंबर 9329403907। इसमें भीम, पे और गूगल चलता है। इसमें आप ट्रांसफर करके 1000 मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। और मैं बता दूं, आपको सिर्फ 50 तो को लूंगा, सुपर 50, उसके बाद मैं ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे 50 तो एक बेहतर इंसान बनाना है। और मेरे व्हाट्सएप नंबर में उस स्क्रीनशॉट को भेजेंगे। व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नंबर है 7000292621। फेसबुक में जो भी है, इस चीज को मैं अपने फेसबुक अकाउंट में भी पोस्ट कर दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और साथियों, अभी मेरा आर्ट ऑफ बिहेवियर का सेशन लगातार चल रहा है। 4 तारीख है, हमारे पास शानदार 22 दिन है, सिर्फ 500 का है। आप जो भी अपने साथी है, टीम वाले, परिवार, उसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये सेशन सिर्फ 500 में है। और आपको बता दूं, एक दिन का लोग ना 500 देते हैं 2 घंटा ट्रेनिंग की। मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक रमेश पटेल, इंस्टाग्राम है मेरा, आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ट्विटर है, और मेरा यूट्यूब चैनल है। तो आज की जानकारी यहीं तक था साथियों। आप लोगों ने मेरे को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। अगर कोई अपना अनुभव रखना चाहते हैं आर्ट ऑफ बिहेवियर के विषय में, अपना अनुभव रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आपका दिन शुभ रहे। चैट में आप लिख कर बताएंगे कि आप अगर अपना अनुभव रखना चाहते हैं, मैं आपको स्पॉटलाइट में लाऊंगा। तो कितने लोग हैं वो चैटिंग थोड़ा करेंगे, प्लीज चैट करेंगे। और जितने लोग को अच्छा लगा है वो चैट में लिख के अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। और मैं तो चाहूंगा जितने लोग को अच्छा लगता है वो अपना अनुभव को बकायदा वीडियो बना के भी लिखे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो बनाकर अगर पोस्ट करें हमारे ग्रुप में तो और भी काफी अच्छा लगेगा मुझे। या आप चाहे फेसबुक में मुझे देख रहे हैं तो फेसबुक में भी आप चैट कर सकते हैं कि हाँ सर, अपना वीडियो बना के, कि रमेश पटेल के आर्ट ऑफ बिहेवियर से मुझे बहुत सीखने को मिला करके। तो धन्यवाद दे रहे हैं। कोई आई लिखेगा या हाथ ऊपर करेंगे, साइन कर सकते हैं, तो भी मैं आपको स्पॉटलाइट में जरूर लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू बोल रहे हैं सबको, धन्यवाद मेरा। आप लोग इतना अच्छा इस सेशन को आज लिए हैं। कोई है हाथ उठाएंगे तो मैं उन्हें स्पॉटलाइट में लाऊंगा। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन स्पॉटलाइट में आना चाहते हैं। दीपक कुमार जी, ठीक है दीपक कुमार जी, आपको मैं लेता हूं, आप रहिएगा। दीपक कुमार जी, यस, आप अनम्यूट हो जाइए अपने तरफ से, मेरे तरफ से ओके है। और आपने वीडियो को चालू करेंगे दीपक जी?
वीडियो चालू करेंगे। आपका वीडियो ऑफ है। आप स्पॉटलाइट में आ गए हैं, प्लीज अपना अनुभव रखेंगे। हाँ, रमेश पटेल सर जी नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन। आपका आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा और जीवन में जो कमियां रह गई हैं उस पे आपने जो है उसकी ओर इंगित किया है हमको, और प्रयास हमेशा रहेगा कि जो चीजें आप बता रहे हैं उसका अनुगमन करें और जीवन में उन चीजों को उतारने का प्रयास करें, क्योंकि शिक्षा हम हमेशा जो है बड़ों से लेते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि शिक्षा हम अपने से छोटों से भी ले सकते हैं, क्योंकि ज्ञान जहां से भी मिले वो जीवन के लिए बहुमूल्य होता है। तो मैं आपका जो ये प्रोग्राम पर दूसरी बार अटेंड किया हूँ और बहुत ही मुझको अच्छा लगा। और जब आप प्रोग्राम बता रहे थे और ये चर्चा चल रही थी, उसी बीच में आपके इस जो आर्ट ऑफ बिहेवियर जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से मैंने कुछ लाइनें लिखी है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। अकेला व्यक्ति खास नहीं होता, खास वही होता है जिसके परिवार पास होता है। बुरे वक्त में सभी साथ होते हैं, कड़ी कड़ी जंजीर बन जाती है, हाथों में हाथ होते हैं। गम के साथ खुशियां भी बांटते हैं, बचपन जवानी बुढ़ापा संग काटते हैं। माँ बाप और गुरु अच्छाई के लिए डांटते हैं, गलत राह पर जाने से रोकते हैं, क्योंकि वो आपके भले की सोचते हैं, क्योंकि आपके भले की सोचते हैं। धन्यवाद। वाह, वंडरफुल, बहुत ही बेहतरीन कविता है। इस कविता को हमारे ग्रुप में आप शेयर करेंगे तो और अच्छा लगेगा। जी सर जी। क्योंकि लोग तो आज बहुत सारे ऐसे गाना सुनते हैं जो हमारे जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग, और आपसे मैं पर्सनली एक बार मिला हूँ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आपका हर बात को मैं कई चीजें लिखता था, आपको याद भी होगा, आपके पास बहुत अनुभव है। तो अच्छा लगा आप हमारे साथ आए सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, हमारे साथ राजकुमार जी है। आपका क्या दिख रहा है समझ नहीं आ रहा भाई, उल्टा दिख रहे हो आप। तो आपको अनम्यूट मैं कर दिया हूँ, आप अपने तरफ से चेक कर लें। आप दो बार मैसेज किए थे। हाँ चलिए, बोलिए बोलिए बोलिए, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, टच करिए उसको, सिर्फ जो माइक है उसको। हो सकता है टच, मेरी आवाज आ रही है तो आप टच करके देखिए, छुइए एक बार। फिर मैं किसी और को लूंगा, अगर आपने अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाए तो एक बार टच करें, मेरे तरफ से ओके है। चलो सूर्यकांति मैडम को लेता हूँ। सॉरी, आपके पास शायद नहीं कर पा रहे हैं। चलिए सूर्यकांति मैडम, आप लाइन में आएंगे, आप अनम्यूट करिएगा अपने आप को, मेरे तरफ से ओके है, आप चेक करें एक बार। जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। हाँ जी सर, सबसे पहले तो सर आपको कोटि कोटि नमन सर जी की इतने बेहतरीन जानकारी दिए सर, और पैनल में आए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर जी, आपने बताया सर कि रोटी सर माँ का प्यार बसा हुआ रहता है सर, तो माँ से ही आप स्टार्ट करते हैं सर, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मैं तो दुर्भाग्यशाली एक ऐसी बेटी हूँ सर, जो कि मेरी माँ का साथ मेरे को अभी अभी छूट गया है। और सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिनके साथ उनके माता पिता हैं सर। और परिवार का जो सुख है जर सर जी, जो स्वर्ग है सच्ची में परिवार में है। क्योंकि मेरी भी दो बेटियां हैं, एक बेटा है सर जी हैं। और हमारा परिवार सर कई छोटी छोटी बातों को लेकर पहले खिचखिच हम लोग जरूर होते थे। तो सर आपका जब से मैं सेशन अटेंड कर रही हूँ सर, मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। और आज हंसती खिलखिलाती मेरी बच्चियां मेरे से व्यवहार करते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है। और लोक व्यवहार का सेशन से सर मैं मेरे यहाँ के सर जी को भी जो भी बात समझाती हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं सर जी। और आपने यहाँ पे बताया कि लड़की और लड़कियों में अंतर, जो कि सर कई परिवारों में होता भी है, लेकिन हमें लड़की लड़कियों में अंतर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में सर जो काम लड़के कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा लड़कियां कर सकती हैं। और लड़के तो सिर्फ एक कुल को ही सोचते हैं, लेकिन हम लड़कियां अपने मायके और ससुराल दोनों कुल को
की उद्धार करते हैं सर। और बुजुर्ग की आप सम्मान को लेकर बोले सर, तो बुजुर्गों की आज सम्मान नहीं हो रही है सर कई परिवार में, जबकि हमें बुजुर्ग की सम्मान करनी चाहिए। बुजुर्ग एक ऐसे व्यक्ति हैं जो घर में ताला के समान हैं और घर का पूरा गाइडलाइन करते हैं। आप बताएं सर कि हम किस चीज को देख करके हम इस सिस्टम में आते हैं, तो हम सर भाव प्रभाव और सम्मान को देख कर आते हैं। मैं तो सर मेरे को पैसा का उतना वो मेरे को नहीं लगा कि मैं पैसा तो कहीं भी कमा सकती हूँ, एक बिजनेस स्टार्ट करके, एक अच्छी नौकरी करके, लेकिन यहाँ पे सर जो सम्मान मिला सीनियरों के माध्यम से और जो भाव जो प्रभाव मिला सर, बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे काम करने के लिए आ गई। आपने बताया सर डांट को लेकर कि हमारे पिता हमारे माता हमेशा हमें डांटते हैं, मैं खुद अपने बच्चों को डांटती हूँ। तो डांटने की वजह से कभी कभी हमारे बच्चे सर नाराज हो जाते हैं कि मम्मी आप हमेशा डांटती रहती हो, पापा बहुत डांटते हैं। लेकिन यही हमारी जो डांट है सर, जो पतंग की डोर की तरह है। और सीनियर भी हमें जैसे कभी कुछ बोलते हैं तो सर गलत लग जाता है कि कैसे ऐसे बोल दिए, ऐसे लगता है सर। लेकिन वही पिता की जो डांट है एक पतंग की डोर है जो हमें आगे लेकर के जाएगी सर। आपने बताया सर खेल कूद की लेकर बहुत सारे चीजें बताए हैं सर। मैं जैसे चुनौती चुनौती सर मैं बच्चों को जरूर देती हूँ कि आप ये काम करोगे तो मैं ये दूंगी, तो बिल्कुल सर मानते हैं। और ये जो चुनौतियां हैं सर, मेरी एक बच्ची थोड़ा सा लेट में उठती है तो मैं बिल्कुल अभी गिफ्ट के रूप में उसको रखूंगी। और अपने खेल कूद के बारे में जैसे आप बताए सर, तो मैं अपने बचपने में बहुत सारे खेल खेल चुकी हूँ सर जी। और खेल मेरा बहुत माने फेवरेट था। मैं रेगुलर क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक का ही पढ़ी हूँ सर, और बहुत खेल में भाग लेती थी और कई सारे इनाम जीतती थी। और मेरा जीतना ही मेरा एक स्वभाव था सर। कुर्सी दौड़, जलेबी दौड़, सुई धागा दौड़, 100 मीटर, 200 मीटर, खो और कबड्डी, मैं हर खेल में फर्स्ट आती थी सर, जो कि सारंगढ़ परिक्षेत्र में मेरा फर्स्ट नाम आता था। और जलेबी दौड़ में बहुत मजा आता था सर। आपने अभी तो हमको बचपना का याद दिला दिए सर, बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल सर जी, प्रतियोगिता प्रतियोगिता और चुनौती को हम ध्यान देंगे। और यहाँ पे सर आप लास्ट में बताए हैं सर पिता और बेटे, पिता और बेटे सर यदि एक साथ रहेंगे तो बहुत हम अच्छे परिवार को चला सकते हैं। और आप इम्पोर्टेंट जो लाइन बताए सर, जो मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारे बातें को मैं एकदम गांठ बांध करके चल लेती हूँ कि मेरे को मैं पता नहीं सर ऐसे होता है कभी कभी। तो किसी को यदि हम भूल जाएंगे सर, किसी को यदि हम माफ कर लेंगे तो सर उसको भूल जाना रहेगा। और माफ कर दो उन्हें, जैसे आप बोले सर, भूल जाओ उन्हें जिन्हें माफ नहीं करते, माफ नहीं कर सकते, माफ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। तो जी सर, मैं इस लाइन को सर अपने अंतरात्मा में बैठाऊंगी और मैं उन्हें जरूर माफ करूंगी जिन्हें मैं भूल नहीं सकती सर। और आज का सेशन सर बहुत ही बेस्ट था सर, और इस सेशन के लिए सर आपको तहे दिल से कोटि कोटि नमन सर जी। जी थैंक सर। यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आखिरी लाइन बोले वो कई लोग के जीवन के लिए बहुत अच्छा है। जी सर। ठीक है, उस लाइन को कई लोग लिखे भी होंगे, तो बिल्कुल अगर जिनको नहीं भूल सकते उसको माफ कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको भूलना है उसके बारे में सोचो मत ज्यादा। चलो धन्यवाद। और मैं जितने लोग मुझे अभी देख रहे सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा आज जलेबी खा लेना भाई, मैं भी खाऊंगा क्योंकि बहुत जलेबी जलेबी हो गया और जलेबी मिले ही नहीं है। रस जलेबी दौड़ तो बाद में रखेंगे, पहले खाएंगे आज लेके। आगे चाहूंगा अपने आप को अनम्यूट करेंगे। गुप्ता जी आप अपना नंबर रखें प्लीज। जी सर, सबसे पहले तो सर इस लोक व्यवहार सेशन में आपने जो सर लोक व्यवहार सेशन में परिवार के बारे में बताया सर, कि परिवार को सबसे बड़ा चीज है परिवार। जो व्यक्ति परिवार को जीत लिया वो व्यापार को जीत लिया, और जो व्यक्ति व्यापार को सफल हो गया व्यापार में, वो परिवार में सफल हो गया, परिवार के रिश्तों में। बिल्कुल सर, और जो व्यक्ति परिवार के रिश्तों को सफलतापूर्वक बना लिया, वो व्यापार में सफल हो जाता है। हम कहीं ना कहीं अपने घर अपने आप में ही
असफल हैं सर। आप इतना बड़ा चीज आज आप बताए इस लोक व्यवहार के सेशन में सर, कि सबसे अच्छा मुझे लगा सर कि लालच। हम लोग लालच में आज के युवा पीढ़ी नहीं, हम भी इसमें पूरा फंस चुके हैं। इस अंधविश्वास और चकाचौंध और पश्चिमी कल्चर सभ्यता में मतलब एक दूसरे के देखा देखी में कि ये ऐसे कर रहे हैं तो अच्छा होगा, लेकिन उसमें हम लालच में कहीं न कहीं फंस जा रहे हैं। और फंसने के कारण हम पाना तो चाह रहे हैं सफलता, सुकून, चैन, आनंद, लेकिन कहीं न कहीं हम लालच और निराश, हताश और सिर्फ गरीबी का ही मार झेल रहे हैं। क्योंकि ऐसा पश्चिमी संस्कृति कल्चर में कहीं पर खुश रहने के लिए और आनंदित रहने के लिए उनका बनाया ही नहीं गया है। वो आज के समय में सर उन्होंने भारत का संस्कृति कल्चर का अनुसरण कर रहे हैं कि अरे भाई यहाँ का जो संस्कार है, संस्कृति है, कल्चर है, कैसे ये लोग खुश रह रहे हैं, कैसे ये लोग योग करके अपना शारीरिक, मानसिक और आर्थिक को स्वस्थ, खुश, कैसे रहते हैं। जबकि उनका जो जितना भी कल्चर है सिर्फ और सिर्फ लालच, जैसे आप सर लालच शब्द का प्रयोग किए, अधर्म का एक पार्ट है वो। अधर्म को अधर्म का 5 रूप होता है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मोह मीन्स होता है लालच। और सर बहुत सारे हम लोग कभी अपना कविता में भी पढ़े हैं, बचपन में भी स्कूल में पढ़े हैं कि वो लालच नहीं करना चाहिए, कई ठो कहानी के माध्यम से। और एक तो कविता है सर, एक कविता जिसमें बोलते हैं कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, और हाथ पैर सिर धुने, लालच बुरी बलाए, ऐसे करके कविता है। मेरे को पूरा याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा मतलब कहना यह है कि सर अगर हम अधर्म के रास्ते पर जाएंगे तो बिल्कुल हमारा तरक्की, उन्नति और हमारा पूरा परिवार का संस्कृति कल्चर सब नष्ट हो जाएगा। और धर्म क्या है, अभी आप सर बताए, देखिए मैं धर्म धर्म का ऐसा है कि बोलते हैं कि हमको हमारा परिवार का, हमको खुद को रक्षा तलवार कर सकता है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन धर्म एक ऐसा है कि हमारे पूरे परिवार, पूरे देश, पूरे समाज का, पूरे देश का रक्षा धर्म कर सकता है। एक तो मैं कहानी बताना चाहूंगा सर कि कहानी के माध्यम से, काशी का राजा ब्रह्मदत्त के समय धर्मपाल का एक ब्राह्मण था। काशी के राजा ब्रह्मदत्त के समय धर्मपाल का एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही धर्मनिष्ठ और सदाचारी था। धर्मपाल ने अपने पुत्र को तक्षशिला पढ़ने के लिए भेजा। एक दिन किसी प्रसंगवश उस युवक ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, हमारे कुल में 7 पीढ़ियों से कोई युवा अवस्था में नहीं मरा। आचार्य विद्यार्थी की बात का सत्य जानने के लिए विद्यालय को दूसरे की देखरेख में सौंपकर काशी रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने बकरी की कुछ हड्डियां ली और काशी में जाकर धर्मपाल ब्राह्मण से बोले, बहुत दुख की बात है, तुम्हारा पुत्र असमय मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह सुनकर धर्मपाल हंसने लगा और बोला, महाराज, कोई और मरा होगा, हमारे कुल में 7 पीढ़ियां से कोई युवा नहीं मरा है। आचार्य बोले, ये हड्डियां तुम्हारे लड़के की ही है। धर्मपाल ने उन्हें बिना देखे ही कहा, यह हड्डियां कुत्ते बकरी की होगी, ये हमारे परिवार की किसी की हड्डी नहीं हो सकती। अंत में आचार्य ने सच बताया और उनके कुल की 7 पीढ़ियों से किसी युवा की मृत्यु न होने का रहस्य पूछा। धर्मपाल ने कहा, महाराज, हम धर्म का आचरण करते हैं, सत्य बोलते हैं, जरूरतमंदों की सेवा करते हैं और दान देते हैं। इस प्रकार धर्म की रक्षा करने पर धर्म हमारी रक्षा करता है। सर धर्म 5 तरीके 5 उसका पाठ होता है धर्म का: यज्ञ, तप, दान, कर्तव्य, कर्म और पवित्र कार्य। ये 5 ही धर्म है। 5 धर्म को जो अपने जीवन में अपना लिया, अपने आत्मा को साथ कर लिया, उसका परिवार बिल्कुल ही धन्य हो जाएगा। और जिसका परिवार हो जाए सफल हो जाएगा, उसका व्यापार हो जाएगा। जैसे आप बताएं सर, जिसका व्यापार सफल होगा उसका परिवार। तो हमारा रक्षा धर्म करता है। धर्म में इतना शक्ति है कि पूरे विश्व को चाहे तो वो हमारा विश्व से रक्षा कर सकता है।
चलिए सर, बहुत बहुत आप ही का पूरा बताया हुआ है सर, मैं अलग से कुछ भी नहीं बताया हूँ इसमें। आपको सत सत नमन और प्रणाम सर। थैंक यू, बहुत अच्छा कहानी रहा गुप्ता सर, बहुत मजा आया और काफी अच्छा अपने अनुभव रखा और आपके पास काफी नॉलेज है। मैं आपसे कई बार बात किया हूँ, यू आर अ ग्रेट। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात भी होगी। बहुत अच्छा आपने अपना अनुभव रखा, थैंक यू। तो साथियों, आज के दिन के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं रविवार को एक शानदार सेशन लोक व्यवहार में। बाकी कल हम मिलेंगे अपने रेगुलर सेशन सुबह 5 बजे। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और मिलते हैं। विश ऑल द बेस्ट, खुश रहो, मस्त रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।